नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक गांव में पायल नाम की लड़की रहती थी। उसके परिवार में पायल, उसकी मां और उसके बाबूजी, भैया और भाभी और भैया भाभी के 2 बच्चे। पायल बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। घर का काम हो या पढ़ाई, वह सब कुछ निपुणता से करती थी। हर काम में वह परफेक्ट थी और बहुत ही खूबसूरत थी। घर में सभी का मन लगाकर रखती थी। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी। वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर के काम में भी वह भाभी का हाथ बंटाती थी। रोज स्कूल जाना और पढ़ना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। एक रोज जब पायल फिर अपने स्कूल से घर पहुंची तो गांव के पंडित जी उनके घर आए हुए थे। मां और बाबूजी पंडित जी के साथ में बैठे हुए थे। पायल ने पंडित जी को देखा तो उन्हें नमस्ते किया। पंडित जी बोले, आजा बिटिया, मैं तो तेरे बारे में ही बात कर रहा था। पायल आश्चर्य से बोली, पंडित जी, मेरे बारे में क्या बात करनी है? आपके तो बगीचे भी नहीं हैं आम के, जो आप मेरी शिकायत लेकर आए हैं, और मैंने तो आपके बगीचे के आम भी नहीं तोड़े। पंडित जी पायल की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, पायल बेटा, तू बहुत ही चंचल हो गई है, इसलिए एक लगाम लेकर आया हूं। पायल फिर बोली, क्या? कैसा लगाम? उन्होंने बोला, तुम्हारी शादी। और कुछ कहते इससे पहले ही पायल की मां बोली, अंदर जाओ। पायल, बड़ों के आगे अपनी शादी की बात नहीं सुनते। पायल अपने गुस्से और दुख का घूंट पीकर रह गई। भाभी आई और बोली, क्या हुआ? शादी के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पायल कुछ भी नहीं बोली। बस पलंग के कोने पर जो लकड़ी लगी हुई थी उसको ऐसे मसले जा रही थी जैसे बस अभी तोड़ के दम लेगी। भाभी फिर बोली, अरे शादी तो सबको करनी पड़ती है, मेरी तो 9वीं कक्षा में ही हो गई थी। पायल की आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने बोला, पायल, खाना खा लो। तो पायल बिना कुछ बोले मुंह ढककर पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी मां आई और पायल के सर पर हाथ फिराते हुए बोली, पायल बेटा, उठ जा, शाम हो गई। वह अपनी मां के गले लगकर बोली, मां, मैं क्या तुम्हारे लिए इतनी बोझ हो गई जो तुम मुझे इतनी जल्दी भेज रही हो? अभी तो 10वीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं दी है मैंने। तब उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, हमारी पायल चिड़ैया उड़ना चाहती है तो मना किसने किया है? शादी हो जाने दे। गौना थोड़े ही ना कर रहे हैं अभी, गौना पूरे 2 साल बाद करेंगे, तब तक जी भर के पढ़ लेना। पायल बोली, मां, इतने कम समय में मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, 12वीं के बाद भी तो पढ़ना है। मां बोली, बेटा, पर 12वीं के बाद तो गांव में कॉलेज ही नहीं है, कैसे पढ़ोगी? पायल बोली, मां, मैं शहर जाया करूंगी। मां बोली, बेटी, आज तक कोई लड़की गांव के बाहर पढ़ने नहीं गई जो तुम जाओगी। पायल बोली, तो क्या हुआ मां, मैं चली जाऊंगी तो मैं भी इस काबिल बनूंगी और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। मां ने कहा, हमारा नाम तो तुम ससुराल में जाकर भी रोशन कर सकती हो। अब स्कूल के कपड़े बदलकर खाना खाओ और अपने बाबूजी को भी दे आओ। पता है ना बेटी, वो तुम्हारे हाथ से ही खाना लेते हैं। पायल अपनी मां को मनाकर वहां से गई और बाबूजी के लिए खाना लेकर आई और वहीं उनके पास बैठ गई। वह हाथ का पंखा लेकर हवा करने लगी। थोड़ा संकोचते हुए बोली, बाबूजी, वह पीछे वाले घर की मनु है ना, उसकी शादी उसके घर वालों ने उसके 20 साल होने पर कराई थी, और हमारे स्कूल में जो दूसरे गांव की प्रधान की लड़कियां आती हैं उनकी शादी भी 19 साल के बाद हुई थी। पिताजी एक एक निवाला मुंह में रखते जा रहे थे। पायल की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब खाना खा लिया तो पिताजी बोले, देख बेटा, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। यह सुनकर वह बेचारी चुप हो गई और चुपचाप खाने की थाली उठाकर कमरे से बाहर आ गई। सभी से बातें करके उसने देख लिया था कि कोई भी उसकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं था। वह बिना कुछ खाए ही सो गई। अगले दिन वह स्कूल के लिए तैयार होने लगी। 2 चोटियां बना रही थी। तभी उसकी भाभी बोली, अब चली जाओगी? जब शादी पक्की हो जाएगी तब घर का काम सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहना होगा। पायल चिल्लाकर बोली,
नहीं करनी शादी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। उसने स्कूल बैग लिया और घर से निकल गई। उसकी भाभी ने काम सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पर रहने के लिए बोला था। उसके जाते ही उसकी भाभी बोली, देखो मां जी, ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी इतने गुस्से में। उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, सब सीख जाएगी, घर बार अच्छा मिल रहा है, लड़का अस्पताल में कंपाउंडर है, 3 साल पायल से बड़ा है, तो क्या हुआ, हमारी पायल खुश रहेगी। पायल अपने स्कूल में भी आज उदास थी। उसकी सहेलियां उससे पूछ रही थीं, क्या हुआ पायल। उसने सबको बताया तो सहेलियां उसे छेड़ने लगी, तो तुम उनके ख्यालों में खोई हुई हो। छुट्टी में रास्ते से आते हुए आम का बगीचा देख उसकी सहेलियों ने इशारों में पूछा, चले क्या। पहले तो पायल ने मना कर दिया, पर आम के बगीचे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सभी लड़कियां दबे पैर बगीचे में पहुंची। दीवार के पीछे से झांकते हुए बोली, काका तो सो रहे हैं, घर पर पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दबे पांव वे अंदर आ गईं। पायल पेड़ पर चढ़ गई और पके आम तोड़कर नीचे गिराने लगी। नीचे खड़ी उसकी कुछ सहेलियां आम अपने दुपट्टों में भर रही थीं और एक लड़की पहरा दे रही थी। तभी आवाज आई, कौन है यहां। सभी लड़कियां घबरा गईं और चिल्लाते हुए कहने लगीं, पायल जल्दी नीचे आ, काका आ गए हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में पायल के पैर में चोट लग गई। सभी लड़कियां वहां से भाग गईं। फिर घर आकर काका ने पायल की शिकायत करते हुए पायल के बाबूजी से कहा, देखो पायल ने आज फिर हमारे बाग में चोरी की है। पायल के बाबूजी बोले, अरे भाई, इसकी शादी करने वाले हैं और ये तो अपना बचपन ही नहीं छोड़ रही। कभी बाग से आम चुराती है, कभी झूला झूलना, कभी बाहर खेलना, पता नहीं कब समझेगी बड़ों की बातें। बाबूजी ने पायल को बुलाया और पूछा, काका क्या कह रहे हैं पायल, तुमने आम तोड़े हैं इनके बगीचे से। पायल ने ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बाबूजी, मैंने इनके बगीचे से कोई आम नहीं तोड़े, काका जी झूठ बोल रहे हैं। तो वह कहने लगे, देखो मेरी उम्र हो गई है, मैं झूठ बोलूंगा क्या। पायल बोली, हां काका जी, देखो उम्र तो हो चली है ना आपकी। काका ने गुस्से में बोला, अच्छा बड़ी सयानी हो रही है, तो बता तेरे पैर में चोट कैसे लगी। पायल हकलाते हुए बोली, वो झटका से, जो रास्ते में पत्थर आ गया और फिर मुझे चोट लग गई। काका बात बढ़ाते हुए वहां से चले गए और पायल को भी बाबूजी से डांट पड़ी। अगले दिन मां बोली, वह प्रधान जी का लड़का आया था। लड़के के वधू आगमन पर जो होने वाली दावत और समारोह में काम करने के लिए हमें जाना है, प्रधान जी के लड़के की वधू का आगमन होने वाला है। पायल बोली, मां फिर तो मैं भी चलूंगी। मां ने मना करते हुए बोला, अगर वो लड़का देखने न आ रहा होता तो जरूर लेकर जाती। पायल ने फिर बोला, तो ठीक है, मैं भी स्कूल जाऊंगी। मां बोली, नहीं, मना कर दिया ना, कोई स्कूल नहीं जाएगी, लड़के वाले आएंगे तुझे देखने, इसलिए घर में रहना है। तभी बाबूजी आए और बोले, क्या बहस चल रही है। पायल बोली, बाबूजी मैं तब तक आ जाऊंगी ना जब तक लड़के वाले आएंगे, मुझे स्कूल जाने दो। बाबूजी ने कहा, ठीक है, पर कोई शरारत मत करना पाए, अब की बार सीधे घर आना, बगीचा या कहीं और मत चले जाना। पायल खुश होते हुए बोली, हां बाबूजी। पायल बोली, मां आप कल दावत से आना तो खाने को अच्छी अच्छी चीजें ले आना। पायल ने अपनी मां से कहा तो उसकी मां बोली, ठीक है, तुझे देखकर लगता नहीं कि घर में 2 छोटे और भी बच्चे हैं, उन बच्चों से भी ज्यादा बचपन तो तुझ में है। पायल बोली, तभी तो मना कर रही हूं मां, मत करो ना मेरी शादी। पायल की छोटी उसकी मां ने पकड़ी और बोली, शादी तो होकर रहेगी, अब अपनी शरारत बंद कर। अगली सुबह पायल जो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी, भाभी ने मसाला पीसते हुए बोला, याद है ना पायल, आज जल्दी आना है और तैयार भी होना है तुम्हें अच्छे से, लड़के वाले कार से आएंगे, समय से घर आ जाना। पायल बोली, याद है मुझे भाभी, आ जाऊंगी समय से। मां आई और पायल को कुछ रुपए देते हुए बोली, आते समय मंगत की दुकान से मिठाई और रास्ते से फल ले आना मेहमानों के लिए। पायल रुपए गिनते हुए बोली, मां 10 रुपए और दे दो ना। मां ने बोला,
वह क्यों? पायल बोली, वो पानी बताशा खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाया। मां ने कहा, घर जल्दी आना है, खाने पीने में समय मत खराब कर, लड़कियों को तीखा चटपटा कम खाना चाहिए। पायल बोली, क्या सारे नियम लड़कियों के लिए हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं? मां बोली, ज्यादा मास्टरनी न बन, स्कूल के लिए देर हो रही है, जा। पायल बोली, ठीक है, मत दो, और मुंह फुलाकर स्कूल जाने लगी। घर के द्वार पर बाबूजी खटिया पर बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे और चुपचाप सब सुन रहे थे। पायल को जाते देख बाबूजी बोले, रुक जा पायल, यहां आ। पायल बाबूजी के पास आई। बाबूजी ने उसे 30 रुपए दिए और बोले, यह ले, अपनी मां को मत बताना, और अपनी भाभी और उनके दोनों लड़कों चुन्नू और मुन्नू के लिए भी ले आना। पायल के चेहरे पर खुशी छा गई। वह खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। वह अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए रास्ते में चल रही थी। तभी उसकी सहेली शीतल बोली, आज तो प्रधान जी के यहां बहुत बड़ी दावत है, पायल तू भी चलना साथ में? पायल उदास होते हुए बोली, नहीं शीतल, मां ने घर जल्दी आने को कहा है, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उसकी दूसरी सहेली संध्या बोली, ओहो, तो होने वाले जीजा जी आ रहे हैं। सभी सहेलियां पायल को छेड़ने लगी। पायल बोली, ठीक है, जब तुम लोगों का नंबर आएगा तब मैं बताऊंगी तुम्हें। स्कूल पहुंचकर सब अपनी पढ़ाई में लग गई। छुट्टी होने पर पायल ने मंगत के यहां से मिठाई ली और फिर अनार और केला लेकर पानी पूरी के ठेले पर पहुंची। जल्दी जल्दी पूरी खाने लगी। घर के लिए पानी भी बोतल में पैक कर लिया और एक लिफाफे में पूरी बंद करके सहेलियों के साथ घर की ओर चलने लगी। उसकी सहेलियों ने बोला, तो पायल, क्या तुम अपनी पढ़ाई अब छोड़ दोगी और आगे नहीं पढ़ोगी? पायल बोली, नहीं, मां ने कहा है कि गौना 2 साल बाद करेंगे। पायल की सहेलियां बोली, पायल तुम थोड़ी देर रुको, बस हम थोड़ी देर में आते हैं। पायल ने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी, तो पायल वहीं खड़ी रही और उनका इंतजार करने लगी। तभी एक कार बहुत तेज रफ्तार से पायल के बराबर से निकली। रास्ता कच्चा और पानी भरा होने के कारण कार की तेज रफ्तार से रास्ते का पानी पायल पर उछलकर गिर गया। पायल गुस्से में तिलमिला गई और बोली, आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है क्या? दोनों हाथों में सामान होने के कारण वह मुंह भी साफ नहीं कर पाई। थोड़ी देर में संध्या और शीतल आई। पायल को देखकर बोली, यह कैसे हुआ? और हंसने लगी। पायल बोली, सामान पकड़ पहले, फिर दांत दिखाना। पायल ने पास के खेत में चल रही ट्यूबवेल से मुंह धोया और बड़बड़ाते हुए बोली, अगर ये बंदर मुझे मिल गया ना तो ऊपर से नीचे तक कीचड़ में डुबो दूंगी। सब घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वही कार दिखाई दी। पायल बोली, यार ये तो वही कार है, अब देखना मैं इससे कैसे बदला लेती हूं। शीतल बोली, पायल तुझे जो लड़का देखने आने वाला था, कहीं ये वही तो नहीं? पायल बोली, अरे हां, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भाभी ने कहा था लड़का कार से आएगा। थोड़ी देर सोचकर बोली, फिर तो और भी अच्छा है, इसे मैं यहीं से वापस भेज देती हूं। सभी लड़कियां उसके पास गईं। कार के पास एक लड़का मोबाइल ऊपर उठाकर सिग्नल ढूंढ रहा था। जैसे ही उसकी नजर पायल पर पड़ी, उसने अपना चश्मा उतारा और उसे देखने लगा। पायल ने बोलना शुरू किया, आप गांव में किसी से मिलने आए हैं? वह लड़का कुछ नहीं बोला, बस पायल को देखता रहा। पायल ने फिर बोला, आप किसी के घर आए हैं, किसी को देखने आए हैं? लड़का थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, हां जी, मैं वो किसी से मिलने जा रहा हूं, उनके यहां शादी है। पायल बात काटते हुए बोली, तो आप वहीं जा रहे हैं? लड़का बोला, जी हां, पर कोई पता बताने वाला नहीं मिल रहा और प्यास भी बहुत लग रही है, कहीं दुकान भी नहीं है कि पानी की बोतल ले सकूं। पायल के मन में तरकीब आई। वह बोतल जिसमें उसने पानी बताशे का पानी भरा था, लड़के की ओर बढ़ाते हुए बोली, यह लीजिए पानी, बिल्कुल शुद्ध और ठंडा है। संध्या बोली, पायल ये तो। पायल ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसकी बात काट दी। लड़का बोतल खोलते हुए बोला, थैंक यू सो मच गर्ल्स। पायल शरारत भरी मुस्कान से उसे देख रही थी। जैसे ही लड़के ने घूंट पिया, उसने मुंह बनाते हुए पानी बाहर निकाल दिया और बोला, इतना तीखा पानी, और वह खांसने लगा।
मौका देखकर पायल ने उसके पैरों में अपना पैर फंसा दिया। वह सीधे पानी भरे गड्ढे में गिरा। सभी लड़कियां उस पर हंसने लगीं। पायल ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और बोली, देखो शहरी बाबू, आपकी कार से भी मेरे ऊपर रास्ते का पानी छींट गया था। मैंने तो बस बदला लिया है। अब इस गांव के बाहर ही इतनी सेवा हुई है आपकी, तो सोचो गांव में कितनी होगी। भलाई आपकी इसी में है कि यहीं से अपने घर चले जाओ, नहीं तो आप खुद समझदार हो। पायल इतना बोलकर घर की ओर चल दी। रास्ते में शीतल ने पायल से बोला, पायल, क्या वह लड़का वापस चला जाएगा? पर वह लड़का बहुत सुंदर है। तेरे बाबूजी को अगर इन सब बातों का पता लगा तो वह बहुत नाराज होंगे। पायल बोली, शीतल, तुझे लड़का पसंद है तो तेरे घर रिश्ता भिजवा देती हूं। इतना बोलकर सभी लड़कियां हंसने लगी। घर पहुंचकर पायल बोली, भाभी, मैं सामान ले आई हूं, देख लेना, कुछ कम तो नहीं है, और मैं अभी हाथ मुंह धो लेती हूं, आप मुझे तैयार कर देना अच्छे से। वह हाथ मुंह धोकर आ गई। भाभी ने बोला, मां ने तुम्हें प्रधान जी के यहां हो रही दावत में बुलाया है। पायल बोली, पर भाभी, आज तो लड़के वाले आने वाले थे ना? भाभी ने बोला, हां पायल, लेकिन अब वह नहीं आ रहे। आज उसे छुट्टी नहीं मिली नौकरी से, अब वे इतवार वाले दिन आएगा। पायल यह सुनकर बिल्कुल चौंक गई। वह सोचने लगी, जब वह लड़का आज आया ही नहीं तो वह कौन था जिसे मैं परेशान करके आई थी? पायल के मन में अब यही सवाल घूम रहे थे। भाभी ने फिर बोला, जा नहीं रही क्या प्रधान जी के यहां? पायल बोली, जा रही हूं ना। दोनों बच्चे कहां हैं भाभी? भाभी बोली, वो भी वहीं गए हैं। पायल तैयार होकर प्रधान जी के घर पहुंची, जहां उनका घर फूल और झालरों से सजा हुआ था। एक और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे, जिनकी खुशबू हर जगह फैल रही थी। बहुत बड़े घर के लोग आए हुए थे। सभी ने कीमती कपड़े और गहने पहने रखे थे। पायल इन सब में खो ही रही थी कि उसकी मां ने पीछे से आवाज लगाई, पायल। पायल का मां की आवाज पर ध्यान नहीं गया। मां पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, पायल, कहां खो गई? कब से बुला रही हूं? पायल बोली, हां मां, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। उसकी मां बोली, एक काम कर, यह फूलों की टोकरी उठा और पूजा के पंडाल में रख दे, जहां पूजा होनी है। पायल ने फूलों की टोकरी उठाई और पंडाल की ओर चल दी। टोकरी ऊपर तक फूलों से भरी हुई थी। धीरे धीरे वह उसे उठाकर चल रही थी, तभी वह किसी से टकरा गई। टोकरी नीचे गिर गई और सारे फूल बिखर गए। पायल बिना उस इंसान को देखे गुस्से में बोलने लगी, आंखें बंद करके चलते हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? बोलते बोलते वह फूल उठाकर टोकरी में भरने लगी और वह लड़का भी फूल उठाकर टोकरी में भरने लगा और बोला, मुझे लगा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। पायल उसे देखकर चौंक गई। यह तो वही लड़का था जिसे पायल ने स्कूल से आते समय रास्ते में परेशान किया था। पायल बुरी तरह घबरा गई और उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। थोड़ी देर में प्रधान जी की पत्नी आई और बोली, विकास बेटा, तुम यहां हो। हम तुम्हारे पिताजी और मां से बहुत शिकायत करेंगे कि वो आए नहीं, बस तुम्हें अकेला भेज दिया। और रास्ते में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? दीपक ने बताया कि गांव की कुछ लड़कियों ने तुम्हें परेशान किया था। पायल मुंह नीचे करके खड़ी थी। उन्होंने पायल से पूछा, क्यों पायल, तुझे पता है क्या? कौन थी वे लड़कियां? पायल अब घबराई हुई आंखों से विकास को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी विकास ने बात काटते हुए बोला, रहने दो ना चाची जी। पायल ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से तेजी से निकल गई। वह जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने टोकरी पंडाल में रखी और चली गई। वहीं उसे संध्या और शीतल, उसकी दोनों सहेलियां मिल गईं। पायल उनके पास गई और बोली, शीतल, संध्या, मुसीबत हो गई। और उसने सारी बात बता दी। संध्या बोली, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेंगे? पायल बोली, ऐसा करते हैं, जहां भी वह शहरी बंदर अकेला दिख जाए उससे माफी मांग लेंगे, फिर वो किसी को नहीं बताएगा, ठीक है? पायल हर जगह विकास को खोजने लगी। उसकी नजर हमेशा विकास को ढूंढ रही थी। पायल की नजर मां पर गई। उसने देखा कि ठकुराइन मां से कुछ बातें कर रही हैं और उसकी तरफ इशारे भी कर रही हैं। उसे लगा कि विकास ने सब कुछ ठकुराइन जी को बता दिया है।
और अब ठकुराइन जी मां को बता रही हैं। अब उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह वहां से जाना चाहती थी। जैसे ही वह घर के लिए मुड़ी तभी मां ने आवाज लगाई, ओ पायल, कहां जा रही है तू? इधर आ। पायल उल्टे पांव वहां से निकलने की सोचने लगी। तभी मां फिर से बोली, पायल। पायल जो रोने से खुद को रोक रही थी, उसकी आंखें भर आईं। तभी सामने से बाबूजी आते हुए दिखाई दिए और बोले, क्यों रे पायल, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तेरी मां कब से बुला रही है? पायल बोली, बस बाबूजी, मैं जा ही रही थी। पायल धीरे धीरे डरते हुए मां के पास पहुंची और बोली, हां मां, क्या बात है? ठकुराइन जी कुछ कह रही थी क्या? उसे लगा आज तो डांट और मार दोनों पड़ने वाली है। उसकी मां बोली, क्यों री, क्या किया है तूने जो ठकुराइन जी ऐसा बोल रही थी? पायल घबरा कर बोली, मां, मैंने कुछ नहीं किया। मां बोली, अच्छा, तो फिर ठकुराइन को कैसे पता चला कि तुझे इतनी सुंदर रंगोली बनानी आती है? उसने बोला, रंगोली? मां बोली, हां, तूने क्या सोचा? पायल बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह सुन पायल ने चैन की सांस ली। मां ने कहा, जा जल्दी से, शाम की पूजा शुरू होने से पहले पंडाल में रंगोली बना दे, रंग वहीं रखे होंगे। पायल पंडाल की ओर चल दी। उसने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई और फिर द्वार पर भी बनाने लगी। जब वह द्वार 3 पर रंगोली बना रही थी, उसने देखा कि कोई उसकी रंगोली पर चलता हुआ आ रहा है। पायल बिना ऊपर देखे गुस्से में बोली, इतनी जगह है, फिर भी तुम्हें यही रंगोली दिखी चलने को? जब उसने मुंह ऊपर किया तो विकास खड़ा था। पायल उदासी भरा मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगी, हे मैया, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? विकास बोला, सॉरी, सॉरी। पायल को यह सही मौका था माफी मांगने का। उसने हाथ जोड़कर कहा, शहरी बाबू, जो रास्ते में हमने शरारत की थी उसके लिए हमें माफ कर दो। वो क्या है ना, जिसे हमने सोचा था कि वो आप हो, वो आप थे नहीं, और जो आप हो वो हमने सोचा नहीं कि आप हो। विकास असमंजस में पड़ गया कि वह कहना क्या चाह रही है। फिर खुद अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे मैं क्या कह रही हूं? विकास बोला, मैं कुछ समझा नहीं। पायल बोली, वो हम माफी मांग रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉरी, आपको इतनी परेशानी हुई, आपके कपड़े भी गंदे हो गए थे, हम समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं। अगर पता होता तो ऐसा नहीं करते। वो ठकुराइन जी से मत कहना, नहीं तो वह बाबूजी और मां पर नाराज हो जाएंगी। विकास मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, माफ किया। पायल यह सुनकर खुशी से उछल पड़ी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके हाथ में गुलाल से भरी कटोरी है, और वह गुलाल से भरी कटोरी उछल गई और सारा गुलाल बारिश की तरह पायल और विकास के ऊपर गिर गया। पायल यह सब देख चौंक गई और विकास की तरफ देखने लगी। पायल घबराकर विकास के कपड़ों को अपने हाथ से साफ करने लगी। वो साफ होने की बजाय पायल के हाथों पर लगा गुलाल भी विकास के कपड़ों पर लग गया। अब वह रुवांशी सी हो गई। उसे लगा अभी तो पहले की गलती की माफी मांगी है और अब एक और गलती हो गई। विकास मुस्कुराते हुए पायल को देखे जा रहा था। लाल गुलाल पायल के मासूम चेहरे पर लाल गुलाब की तरह खिल रहा था। पायल बोली, कपड़े खराब हो गए हैं बाबूजी, माफ कर दीजिए हमें, मैं आपके कपड़े धुलकर दे दूंगी। विकास पायल की सुंदरता में खोया हुआ था। ना वह कुछ सुन रहा था, ना बोल पा रहा था। पायल ने फिर बात दोहराई। विकास बोला, कोई बात नहीं, आज हम दोनों एक ही रंग में रंग गए हैं। पायल बोली, मैं समझी नहीं। विकास बोला, कुछ नहीं। पायल बोली, आप कपड़े बदल लीजिए और ठकुराइन से कुछ मत कहना। विकास मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। तभी प्रधान जी के बेटा अभिनव वहां आया और विकास को ऐसे रंगा हुआ देखकर बोला, क्या बात है, क्या हुआ, किसके साथ होली खेल ली? पायल डरी हुई विकास के मुंह को देख रही थी। विकास ने बोला, कुछ नहीं भैया, पैर फिसल गया और रंगोली पर गिर पड़ा। अभिनव हंसने लगा। पायल वहां से चली गई। सभी मेहमानों का नाश्ता शुरू हो गया था। पायल और बाकी सब लड़कियां सभी मेहमानों के आगे लड्डू और शरबत दे रही थीं। जब विकास के सामने पायल शरबत रखती है तो विकास बोलता है, शरबत ही है ना, कोई तीखा पानी तो नहीं है ना? पायल डर से विकास को देखने लगती। विकास मुस्कुरा देता है।
इसी प्रकार नाश्ते का कार्यक्रम होने के बाद शाम को पूजा शुरू हुई। सभी लोग पंडाल में पहुंचने लगे। सभी पायल के रंगोली की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर में पंडित जी के मुंह से मंत्र की आवाज शुरू हो गई और बीच बीच में शंख बज रहे थे। गांव के सभी छोटे बड़े बच्चे प्रसाद लेने की लालसा में द्वार पर ही खड़े थे। पायल भी सर पर दुपट्टा रखे हुए हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। विकास की नजर पायल पर ही थी। पायल की सादगी विकास को भा गई थी। पूजा समाप्त होने के बाद आरती हुई। फिर पंडित जी ने कोई भजन गाने को बोला। तब गांव वालों ने और ठकुराइन जी ने पायल से कहा, भजन गाने के लिए। पायल भजन गाने के लिए तैयार हो गई। विकास यह देखकर खुशी से उसके कान खड़े हो गए। पायल भजन गाने लगी। पायल जितनी चंचल थी, उसके गाने में उससे ज्यादा ठहराव था। पायल के भजन में सब लीन हो गए। उसकी मधुर आवाज सबके कानों में रस घोल रही थी। पायल भी उस भजन में खो गई थी। यह सब देखकर और सुनकर पायल के प्रति विकास का लगाव और बढ़ गया। वह मन ही मन उसे चाहने लगा। उसने अपने मोबाइल से पायल की बिना जानकारी के बहुत सी फोटो ले ली। भजन समाप्त होने पर प्रधान जी और उनकी पत्नी ठकुराइन ने 500 रुपए पायल को खुशी से दिए और 2 सूट दिखाते हुए ठकुराइन बोली, पायल, इन दोनों में से जो पसंद हो वो ले लो। सूट एक सफेद रंग का था और दूसरा पीले रंग का। पायल बोली, यह पीला वाला, सफेद रंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही इस रंग का कोई भी कपड़ा मैं पहनती हूं। सफेद रंग भी कोई रंग होता है? ठकुराइन ने मुस्कुराते हुए उसे पीला वाला सूट दे दिया। पायल बहुत खुश थी आज, और उसने बहुत कुछ आज ठकुराइन से पाया था। रात हो जाने पर पायल मां, बाबूजी और भाभी के दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू के साथ घर आने लगी। आने से पहले मां से बोली, मां, मैंने छोटी ठकुराइन जो नई दुल्हन आई थी उसको तो मैंने देखा ही नहीं। मां ने बोला, अब रात हो गई है, वह अपने परिवार वालों के साथ होंगी। पायल घर के लिए सबके पीछे पीछे घर चलने के लिए आ रही थी। विकास बंगले की बालकनी से खड़ा पायल को देख रहा था। पायल बार बार बंगले पर नजर घुमाकर देख रही थी कि कहीं उसे नई दुल्हन दिख जाए। तभी उसकी नजर विकास पर पड़ी। विकास उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। पायल कुछ समझ नहीं पाई। तब विकास ने अपनी जेब से एक पायल निकालकर पायल को दिखाने लगा। पायल ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह पायल उसकी थी। उसने अपने पैरों की ओर देखा। एक पैर में से पायल नहीं थी। उसे ध्यान भी नहीं था कि वह पायल कब निकल गई। पायल विकास के इशारे करते हुए बोली, वह पायल मेरी है। पर वह तो बस मुस्कुरा रहा था। मां ने फिर आवाज लगाई, पायल, जल्दी कर, अंधेरा हो रहा है। पायल मां के साथ घर आ गई और रास्ते में यही सोच रही थी कि उसकी पायल उसके पास कैसे पहुंच गई। पायल अपनी मां और बाबूजी के साथ घर पहुंची। सब बहुत थक गए थे। घर पहुंचकर सब सोने चले गए, पर पायल को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, जैसा सामान्य तौर पर होता है। रात सोने से पहले अधिकतर इंसान दिन में होने वाली सभी घटनाओं को याद करता है। पायल भी जब आंखें बंद करके लेटी हुई थी तो उसे विकास कभी पानी में खड़े होकर गिरा दिखाई देता तो कभी गुलाल से लाल रंग में रंगा दिखाई देता। पायल मुस्कुराते हुए बोली, शहरी बंदर। मां, जो पायल के पास ही सोती थी, पायल की आवाज सुनकर नींद में बोली, हम छत पर नहीं सोए हैं, जो बंदर आएगा, सपना देखा होगा तूने, सो जा। मच्छरदानी अच्छे से चारों ओर से बंद कर लेना, नहीं तो मच्छर फिर रात में सोने नहीं देंगे। पायल मां को पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। इधर प्रधान जी की हवेली में विकास करवटें बदल रहा था। वह बार बार मोबाइल में पायल की फोटो, जो उसने बिना पायल की जानकारी के ली थी, देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी पायल हाथों में लिए बहुत देर तक पायल के ख्यालों में खोया रहा। जब उसे नींद नहीं आई तो बालकनी में टहलने लगा। रात के 1:15 बजे थे। उसने देखा कुछ काम करने वाले पंडाल का टेंट का सामान एक ट्रैक्टर पर लाद रहे थे और कुछ सफाई कर रहे थे। हवेली के चारों ओर बहुत से बल्ब लगे थे, इसलिए अंधेरे में भी हवेली से सब साफ दिखाई दे रहा था। जब एक सफाई करने वाला पंडाल में रंगोली को साफ करने लगा, तब विकास बिना समझे चिल्लाया, अरे नहीं, इसे साफ मत करो।
वह व्यक्ति घबराकर विकास की तरफ देखने लगा। तब विकास बोला, यह रंगोली मत साफ करो, बाकी सब साफ कर लो। वह व्यक्ति जो रंगोली साफ कर रहा था उसने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी साहब जी, और वह दूसरी ओर सफाई करने लगा। उस व्यक्ति ने बोला, साहब जी आप शहर से आए हैं? विकास बोला, हां काका। फिर विकास ने पूछा, काका यह गांव को शहरी लोग पसंद नहीं करते क्या? उस व्यक्ति ने बोला, नहीं साहब जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको हमारे गांव में कोई बात बुरी लगी है क्या? विकास बोला, नहीं, बस रास्ते में मेरा स्वागत कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छे से कर दिया था। वह काम करने वाला बोला, साहब जी मैं समझा नहीं। विकास पायल की पायल हाथ में लेकर बोला, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। वह व्यक्ति उसे हैरानी से देखने लगा क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब विकास बोला, कुछ नहीं काका। फिर काका बोला, साहब जी आपको हमारे गांव का स्वागत कैसा लगा? विकास को जो सब बहुत अच्छा लगा था उसे सोचते हुए बोला, यहां के लोग और वातावरण में बहुत अपनापन है। काम करने वाला काका मुस्कुराते हुए सब बातें सुन रहा था। विकास अपनी बात जारी रखते हुए बोला, पंडाल की पूजा और उस लड़की का भजन सब बहुत ही अच्छा था। ना जाने कौन थी वह लड़की, कितना मीठा भजन गा रही थी। तो काका बोले, हां वो पंडाल और पूजा। इतना सुनते ही विकास ने अपने कान खड़े कर लिए। वह पायल के बारे में सुनने को बेकरार था। काका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, हां बहुत अच्छे हैं वह पंडित जो पूजा कर रहे थे। विकास ने गुस्से और लाचारी वाला मुंह बनाया और बोला, हां पंडित जी तो अच्छे थे, लेकिन वो भजन भी तो हुआ था, कितना मीठा था ना वो भजन। तब वह काका बोला, अरे हां वो तो हमारे गांव के गोपाल दास की बेटी पायल है। पायल का नाम सुनकर विकास के चेहरे पर एक चमक आ गई। विकास बोला, अच्छा पायल नाम है उसका? काका बोले, हां बहुत ही चंचल और शरारती है। पूरा गांव वाले उसे बहुत प्यार देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करती रहती है। इन सब के साथ बहुत गुणवान भी है। सिलाई कढ़ाई और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हमारे मंदिर के पुजारी जी उसे हर कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन और आरती गाने के लिए मंदिर में बुलाते हैं। बहुत ही प्यारी बिटिया है। पढ़ने में भी हमेशा अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आती है। विकास बहुत ही ध्यान से सब सुन रहा था। तभी काका ने कुछ ऐसा बोला कि विकास की सारी खुशी उदासी में बदल गई। काका ने बोला, शादी के लिए कोई लड़का देखा है शायद उन्होंने, शहर में अस्पताल में कंपाउंडर है। विकास बोला, पर अभी तो वो छोटी है, इतनी जल्दी शादी? तो काका बोले, साहब हमारे यहां लड़कियों की इतनी उम्र पर रिश्ता हो जाता है, और रिश्ता अच्छा हो तो शादी कर देते, इससे भी कम उम्र पर शादी कर देते हैं। विकास के चेहरे पर उदासी छा गई। वह अपने कमरे में आ गया और उदासी से लेट गया। वह मन ही मन सोच रहा था, अब तक सब लड़कियों में से एक ही तो लड़की उसे दिखी थी जिसे देखकर उसे लग रहा था कि यही वो ड्रीम गर्ल है, पर उसकी भी शादी होने वाली है। मैं कर भी क्या सकता हूं? अभी तो 1 साल है मेरे LLB को पूरा होने में, और अभी करियर में कुछ भी नहीं है। मैं शादी के लिए अभी सोच भी नहीं सकता, और ना ही उसे रोक कर रख सकता हूं शादी के लिए। पर मैं पायल को कभी भूल नहीं पाऊंगा। वह परेशान होकर तकिया अपने सर के ऊपर रखकर आंखें बंद करके लेट गया। उसे रात बहुत देर तक नींद नहीं आई। सुबह देर से विकास की आंख खुली। अभिनव कमरे में आया और विकास को जगाते हुए बोला, अरे भाई, सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। मेरे दोस्त और तुम्हारे बड़े भैया का फोन आया है। साहबजादे माफी मांग रहे थे कि वह नहीं आ सके, इसलिए छोटे भाई को भेजा। सुना है आज शाम को ही निकल रहे हो। अरे कुछ दिन तो रुको हमारे यहां। हमारा गांव और बाग सब देखो। शीतला माता का मेला भी यहां पर लगता है, कल लगेगा, उसे देखकर जाना। विकास बोला, नहीं भैया, कल ही शाम को निकलना है, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। अभिनव बोला, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता करने के बाद आम के बगीचे घूमने चलेंगे। विकास नहाकर नाश्ता करने के बाद अभिनव के साथ आम के बगीचे की तरफ चल पड़ा। विकास और अभिनव घूमते हुए बातें कर रहे थे।
विकास बोला, शहर में ऐसी ओरिजिनल हरियाली देखने को नहीं मिलती। बहुत शांति और ताजगी है यहां। चारों ओर पक्षियों के चहचहाने की आवाज और शीतल हवा चल रही है। विकास ने अभिनव के साथ बहुत सी फोटो ली और वहां से वे लोग खेतों की तरफ चल दिए। खेतों में बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। उनमें पायल के बाबूजी भी थे। पायल भी अपने बाबूजी के लिए खाना लेकर आई हुई थी। पायल ने अभिनव को देखा तो दोनों हाथ जोड़कर छोटे ठाकुर साहब कहकर प्रणाम किया। विकास की तरफ भी उसने ऐसे ही प्रणाम बोला। विकास पायल को देखकर मन ही मन सोच रहा था, क्या पायल मेरी ड्रीम गर्ल बनकर ही रह जाएगी? अभिनव बोला, अरे पायल, तू आज स्कूल नहीं गई? तब पायल बोली, छोटे ठाकुर, आज बहुत देर से आंख खुली, इसलिए देर हो गई। अभिनव ने बोला, सुना है पायल की तुम्हारी शादी करने वाले हैं? पायल के बाबूजी बोले, जी छोटे ठाकुर साहब, सोच रहे थे इसी साल करने को। तब अभिनव बोले, ठीक है, अगर किसी चीज या पैसों की जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के बता देना। तब बाबूजी बोले, आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं साहब, आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं। पायल के बाबूजी ने पायल से खाने का थैला लिया और खेत में काम करने लगे। पायल भी घर जाने के लिए मुड़ी। तब विकास ने हल्की सी आवाज लगाई, पायल। तब पायल मुड़कर देखते हुए बोली, जी कहिए शहरी बाबू। विकास बोला, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? तो वह बोली, मैं अभी 10वीं क्लास में हूं। विकास ने पूछा, तो आगे पढ़ाई नहीं करनी जो इतनी जल्दी शादी कर रही हो? वह बोली, क्या करें बाबूजी, शादी के बाद गौना 2 साल बाद होगा, तब तक हम 12वीं तक पढ़ सकते हैं। विकास बोला, फिर आगे की पढ़ाई? पायल मुस्कुराते हुए बोली, आगे का तो पता नहीं बाबूजी, गांव में इससे बड़ी कक्षा या कॉलेज नहीं है और शहर में लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता। विकास बोला, तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है ना? पायल बोली, अगर हमें मौका मिला तो हम आगे जरूर पढ़ेंगे और अपने मां बाबूजी को हवाई जहाज में बैठाएंगे और फिर चुन्नू और मुन्नू, जो हमारे भाभी के दोनों बच्चे हैं, जब हम हवाई जहाज में बैठकर आसमान में उड़ रहे होंगे तो वो नीचे से हाथ हिलाएंगे और वो सीढ़ियां होती हैं ना, जो अपने आप ऊपर नीचे होती रहती हैं, उन पर भी चढ़ाएंगे। विकास पायल की मासूमियत भरी बातें सुन रहा था और मन ही मन दुआ कर रहा था कि पायल हमेशा खुश रहे, उसके सारे सपने पूरे हों। इतनी मासूम और दिल की साफ लड़की, इतनी जल्दी शादी और जिम्मेदारियां से कहीं उसकी मासूमियत ना खो जाए, यह फूल सा चेहरा हमेशा खिला रहे। पायल के बाबूजी बोले, क्यों साहब के सर में अपनी बातों से दर्द कर रही है? घर जा बिटिया। पायल के बाबूजी की बात सुनकर विकास बोला, नहीं काका, पायल की बातों से भला किसी के सर में दर्द कैसे हो सकता है? यह तो सबका दर्द और गम भी भुला देगी अपनी बातों से। विकास पायल की आंखों में देखते हुए बोला, इतनी मासूम और मीठी बातें सुनने को मिलती कहां हैं? और मन ही मन बोल रहा था, काश यह पल यहीं ठहर जाए, पायल मेरी आंखों के सामने ही रहे, मैं उसे देखता ही रहूं। तब पायल बोली, शहरी बाबूजी, वो आपके पास हमारी पायल थी, मैंने कल से एक ही पैर में पायल पहनी है, हमारी पायल वापस कर दीजिए। विकास बोला, अभी तो वो हवेली में है, जब हवेली जाएंगे तब दे देंगे। पायल बोली, शहरी बाबू, पर दे जरूर दीजिएगा, नहीं तो हम दोनों की मुलाकात बार बार होती रहेगी। विकास आश्चर्य से पायल को देखता और बोलता है, क्या मतलब? पायल हंसते हुए बोली, जब किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उस इंसान से बार बार मुलाकात होती रहती है। विकास हंसता हुआ बोला, यह किसने बोला तुमसे? पायल बोली, हमारी सहेली है ना मनु, उसने बोला था। पायल ने मुस्कुराते हुए प्रणाम करते हुए कहा, अच्छा शहरी बाबूजी, अब मैं चलती हूं, वह पायल याद रखिएगा। विकास ने हामी में सिर हिला दिया। अभिनव विकास के पास आकर बोला, विकास भाई, जल्दी वकालत पढ़कर वकील बन जाओ, हमें तो आए दिन कोई ना कोई कानूनी काम मिल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। विकास बोला, हां भैया, मैं भी जल्दी ही वकील बनना चाहता हूं। विकास और अभिनव घर वापस आ गए। ठकुराइन खाना खाने को बोलने लगी। विकास के आगे बहुत से पकवान थे, विकास ने थोड़ा ही खाया। अभिनव ने पूछा, खाना पसंद नहीं आया?
तो वह बोला, नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैंने बहुत खा लिया, अब भूख भी नहीं है। ठकुराइन बोली, ये आजकल के बच्चे चिड़िया के जैसे खाते हैं। शाम को विकास के निकलने के समय ठकुराइन ने बहुत सी मिठाई, फल और उसे उपहार में दिए। अभिनव ने वह सब कार में रखवा दिए। विकास ने बहुत माना करता रहा, पर उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी और ठकुराइन ने उसका काफी सारा सामान गाड़ी में रखवाया। विकास ने उनके पैर छुए और घर से शहर के लिए निकल पड़ा। वहां से निकलते समय उसे बार बार पायल का ध्यान आ रहा था। पायल का मासूम सा चेहरा बार बार उसे आंखों के सामने आ रहा था। रास्ते में कोई भी लड़की दिखती तो वह उसमें पायल की छवि देखता कि कहीं पायल दिख जाए। फिर उसे पायल की सहेलियां दिखीं। वह सहेलियों के पास उसकी पायल देने जाने लगा। फिर उसे पायल की बात ध्यान आई, अगर किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उससे दोबारा जरूर मिलना होता है। कहने को तो यह एक अंधविश्वास था, ऐसा हो यह जरूरी नहीं, पर न जाने क्यों आज विकास का इस पर विश्वास करने का मन कर रहा था। ऐसी कोई भी गुंजाइश जो उसे पायल से मिलवा सके वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उधर पायल अपनी भाभी के साथ काम करने में लगी थी। तब भाभी ने देखा कि पायल ने एक पैर में पायल पहनी हुई थी, एक में नहीं। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों री पायल, यह कौन सा नया फैशन है, एक पैर में पायल एक में नहीं। पायल को याद आया कि उसकी पायल विकास के पास है। हवेली पहुंचती ही उसे पता चला कि विकास शहर के लिए निकल गया है। उसे तो बहुत समय हो गया। पायल घर आई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि विकास के जाने से उसका मन दुखी क्यों है। मन ही मानो उदास था और अपनी पहनी हुई पायल भी निकालकर उसने संदूक में रख दी। अगले दिन वह अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी देर में पड़ोस की श्यामा बुआ हाथ में एक गद्दी ले आई। पायल ने उन्हें देखकर बोली, क्या बात है बुआ, आज कैसे कपड़े बपड़े लेकर हमारे यहां आई हो। श्यामा बुआ बोली, अरे तेरे वीरपाल चाचा की बेटी है मनीषा, यानी कि जो मेरी भतीजी है, उसकी शादी की रस्म शुरू हो गई थी। भाभी ने बोला है कि विधवा को शुभ कार्य से दूर रहना चाहिए, इसलिए वहां ऐसे मौके और रस्मों पे रहती तो कुछ अशुभ माना जाता, इसलिए मैं यहां रहने आई हूं कुछ दिन के लिए। पायल आश्चर्य भरी नजर से श्यामा को देख रही थी। वो बोली, बुआ आप उनके परिवार का हिस्सा हो, आप अशुभ कैसे हो गए? और मनीषा भी तो चाहती होगी कि उसकी बुआ उसके साथ रहे। यह तो बिल्कुल गलत है। आपको किस बात की सजा दे रहे हैं वे लोग? आप इंसान हो, कोई कूड़ा करकट नहीं, जो आपको ऐसे दूर कर रहे हैं। बुआ मुस्कुराते हुए बोली, तू नहीं समझेगी पायल। मां ने तेज आवाज में बोला, यह नियम बड़ों ने बनाया है, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, तू परंपरा को ही गलत बोलने लगी। पायल कुछ बोलने को हुई, तभी श्यामा बुआ ने कुछ नहीं बोलने का इशारा किया और बोली, रहने दो भाभी, पायल अभी बच्ची है, जा पायल, तुझे स्कूल के लिए देर हो रही होगी। पायल गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से स्कूल के लिए चली गई। पायल घर आई तो बाबूजी बोले, कल वो लड़का और उसके परिवार के कुछ लोग आ रहे हैं पायल को देखने, सब तैयारी कर लेना। मां बोली, पायल तू भी अपने हाथ के बुने थाल पोश और बाकी का सामान निकालकर कमरा सजा देना। कल जरा जल्दी उठ जाना और नहा के अपनी भाभी से अच्छे से तैयार हो जाना। कल स्कूल नहीं जाना है तुम्हें और कोई नया बहाना नहीं बनाना है, समझ गई ना? पायल को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन बहुत दुखी थी। उधर शहर पहुंचकर विकास भी बहुत दुखी था। उसको भी रात में नींद नहीं आ रही थी। रात में पेंटिंग बोर्ड पर रंगों से खेलते हुए मन ही मन पायल की तस्वीर लिए हुए, जो उसने अपने मन में बसाई हुई थी, पायल की बहुत प्यारी पेंटिंग बना रहा था। उसे देखकर महसूस होता कि पायल उसके पास ही खड़ी है। अगले दिन सुबह ही 5 बजे पायल की मां ने पायल को आवाज लगाई, पायल भोर हो गई, जल्दी से उठकर भाभी के साथ काम कर ले, सारा सामान अच्छे से लगा देना, और हां ध्यान रखना, श्यामा बुआ से दूर रहना आज, और पड़ोस की चाची से उसके नाश्ते के लिए डिजाइन वाले बर्तन ले आना, बाद में धोकर वापस दे देंगे। पायल आंखें बंद करें सारी बातें अनसुना करती जा रही थी। तब दोबारा मां ने बोला, देख पायल, अब मुझे दोबारा ना बोलना पड़े, यह ध्यान रखना। पायल
मुंह बनाते हुए उठी और बड़बड़ाती हुई बोली, कहीं का राजकुमार है क्या वो, जो इतनी तैयारी करनी पड़ रही है? मां भी ना बिल्कुल पगला गई है। वह घर की साफ सफाई करके सारा सामान लगाने लगी, फिर नहाकर भाभी जी के साथ खाना बनाने लगी। पायल के बनाए खाने की स्वाद की तारीफ हर कोई करता था। सब कुछ बनाकर पायल तैयार होने चली गई। पायल के लिए मां ने बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी निकाल कर रखी थी। पायल की भाभी ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया। पायल के खुले लंबे बाल, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, यह सब उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। मां ने जब पायल को ऐसे देखा तो काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर न लग जाए हमारी पायल को। पायल को समझाते हुए मां बोली, पायल देख, ज्यादा बोलना नहीं उनके सामने, जितना पूछा जाए बस उसका ही जवाब देना। चलकर दिखाने को बोले तो आराम से चलना, उछलते कूदते मत चलना। और खाने या जो भी उनके सामने रखा हो बोल देना कि तूने ही सब बनाया है। समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूं? तब पायल मुंह पर हाथ रखकर बोली, मुझे भूख लगी है मां, सुबह से बस काम काम करवाए जा रही हो। अब जो सजा कर बैठा दिया, खाना खाना है मुझे। पायल की मां बोली, हे जानकी मैया, इसे मैं इतनी देर से समझा रही हूं और इसका दिमाग ये तो खाने पर ही लगा है। इसे बिल्कुल नहीं है कि मैं क्या समझा रही हूं। पायल भाभी से कहने लगी, भाभी कुछ खाने को दे दो। उसकी मां बोली, पहले इसे खाना खिला दे बहू, बाद में कुछ होगा। और वह बाकी की तैयारी देखने चली गई। थोड़ी देर में लड़के वाले आ गए। सबका स्वागत करके बाबूजी ने बैठक में उन्हें बिठा दिया। लड़के की मां, पिताजी, उसकी छोटी बहन और एक दोस्त आया था साथ में। गांव की लड़कियां और पायल की सहेलियां दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही थीं। तब पायल को बुलाने के लिए लड़के की मां बोली। शीतल और भाभी पायल को लेकर आने लगी। पायल को सामने कुर्सी पर बैठा दिया गया। अब सबकी नजर पायल पर थी। लड़के की मां ने पूछा, खाना बना लेती हो? पायल हां में सिर हिला देती है। फिर लड़के की मां बोली, आज के ये जो नाश्ते की चीजें हैं, ये सब तुमने बनाई हैं क्या? पायल ने एक नजर नाश्ते की ओर घुमाई और बोली, हां जी, ये सब मैंने बनाया है। समोसे, पकौड़ी, मिठाई, नमकीन, बिस्कुट। पास खड़ी पायल की मां उसे आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं बहन जी, नमकीन बिस्कुट तो दुकान के हैं। पायल के ऐसे जवाब से लड़के की मां पायल को घूरने लगी। वह उसे ऊपर नीचे देखकर जांच रही थी। लड़के का नाम आकाश था। आकाश की मां आगे बात बढ़ाते हुए बोली, बुनाई आती है? हमारे यहां सबको हाथ के बुने हुए जर्सी स्वेटर पसंद है। पायल बोली, हां मौसी, तो हमारे यहां भी सब हाथ के ही बुने हुए पहनते हैं, पैर के बुने किसी ने नहीं पहने। आकाश की मां और आकाश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह फिर बोली, चूल्हे पर खाना बना लेती हो? पायल फिर जवाब देती है, हां जी, आग भी बहुत अच्छे से लगाती हूं। आकाश की मां के मुंह से आश्चर्य भरा शब्द निकला, क्या आग लगाती हो? पायल बोली, हां, चूल्हे में। वह बोली, लड़की तो बड़ी तेज है। पायल की मां बोली, आकाश बेटा, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। आकाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बोला, पिताजी के जाने के बाद मेरे लिए मेरी मां सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं मेरी होने वाली पत्नी मेरी मां की खूब सेवा करे। सब काम मेरी पत्नी को आना चाहिए, मेरी मां को कुछ काम ना करने दे। जैसे वह बोले वैसे ही करे। तो पायल, तुम्हें हाथ पैर दबाना तो आता है ना? हर रोज काम के बाद मेरी मां के पैर दबाने होंगे। पायल यह सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से में कुड़ रही थी। उसका मन हुआ कि वहां से चली जाए और बहुत तेज चिल्लाकर बोल दे, नहीं करनी मुझे शादी। आकाश ने दोबारा पूछा, कर लेंगी ना सब? पायल की मां पायल को घूरते हुए उत्तर देने के लिए इशारा करने लगी। तब पायल ने बोला, जी हम सब कर लेंगे, पैर दबा देंगे, हाथ दबा देंगे, गला दबा देंगे। इतना सुनकर आकाश की मां अपने गले को छूती हुई बोली, हे राम, मेरा गला दबाएगी? पायल बोली, अरे नहीं नहीं, सर दबाने को बोला सर। पायल की मां ने आकाश और उसकी मां से बोला, आप लोग भोजन कर लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा है। फिर वह शीतल और पायल की भाभी को इशारा करके बोली, अंदर ले जाओ इसे। पायल झट से उठी, मानो उसे कैद से आजादी मिल गई।
जैसे ही वह घर में गई, मां आकर उसके कान को मरोड़ते हुए पूछने लगी, क्यों री, क्या अनाप शनाप बके जा रही थी? पायल डर से चिल्लाते हुए बोली, ओ मां, मेरा कान छोड़ो मां, क्या कर रही हो? दुख रहा है, कान छोड़ो। मां अपने दांत पीसते हुए बोली, देख पायल, अगर इस रिश्ते में कोई बाधा आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोल देती हूं। पायल मुंह बनाते हुए शीतल से बोली, क्यों शीतल, मैंने कुछ गलत बोला क्या? इनके सब सवाल भी तो ऐसे ही थे, तो जवाब भी तो वैसे ही देने होंगे ना, बता तो। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी बोल, लड़का देखने में अच्छा है, बिल्कुल राजेश खन्ना जैसा है जो चैनल पर आता है। पायल बोली, हां तो तेरी करा देती हूं ना, चल। दोनों सहेलियों में इसी तरह मजाक चल रहा था। तभी पायल की भाभी ने आवाज लगाई, पायल चल, तुझे आकाश की मां बुला रही है। पायल ने बोला, अब क्या रह गया पूछने को? वह आकाश की मां के पास गई। उन्होंने पायल के सिर पर हाथ फेरा और 501 रुपये देते हुए बोली, अब कमर कस लो, मैं तुम्हारी सास बनने वाली हूं। पायल आश्चर्य और उदासी से उन्हें देखने लगी। तब वह कठोर स्वर में बोली, घर वालों और बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? पायल को कुछ समझ नहीं आया। तब भाभी ने इशारा कर दिया, इनके पैर छू लो। पैर छूने के लिए जैसे ही भाभी ने इशारा किया, पायल ने पैर छुए तो वह बोली, संस्कार की कमी है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तब भाभी बोली, अभी छोटी है, मैं सब सिखा दूंगी। पायल दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। पायल के बाबूजी और मां, भाभी जी, सब लोगों ने मेहमान नवाजी की और विदाई बहुत अच्छे से पूरी की। सबके जाने के बाद पायल की मां पायल के पास आई और उसे गले लगाते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, बिटिया अब तू पराई हो जाएगी। बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। पायल उदासी से बोली, मां तुम भी तो यही चाहती थी। तो उसकी मां बोली, नहीं बिटिया, कौन मां अपने बच्चों को अलग होते देखना चाहती है? यह तो समाज की रीति है, इसे तो निभाना ही पड़ता है। पायल उस रात ठीक से सो भी नहीं सकी। उसका मन शादी करने का बिल्कुल नहीं था। वह पूरी रात इससे निकलने के उपाय सोचती रही, पर कोई हल नहीं निकला। अगले दिन पायल स्कूल के लिए तैयार होने लगी। तभी उसकी भाभी बोली, अब कम कर स्कूल जाना, घर के काम कब सीखेगी? वह तो तैयार होती जा रही थी और भाभी भी उसको सुनाते जा रही थी, न जाने कहां की कलेक्टर बनेगी। तभी पायल के बाबूजी की खास आवाज आई। भाभी घूंघट आगे करती हुई रसोई में चली गई। बाबूजी ने पायल के हाथ में मोबाइल देते हुए बोला, जरा अपने भैया को फोन लगा दे, शादी की तैयारी के लिए पूछ लूं कैसे करनी है। ले देकर यह घर बचा है, नहीं तो इसी को गिरवी रखकर मुनीम से उधार लेना पड़ेगा। पायल का मन यह सब सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। पायल ने अपने भैया को फोन लगाकर बाबूजी को पकड़ा दिया और स्कूल के लिए चली गई। उस दिन पायल का कहीं मन नहीं लग रहा था। उसे बस बाबूजी की बातें याद आ रही थीं। बाबूजी की मजबूरी देखकर उसका मन विचलित हो रहा था। उस दिन से पायल बहुत उदास रहने लगी। ना तो बगीचे में आम तोड़ने जाती और ना ही पानीपुरी में स्वाद आता था। बाबूजी और मां ने पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त तय करवाया और उसके रोके का समय पूछा। पंडित जी ने अपनी पोथी पत्र उलट पलट कर 4 महीने बाद का शादी का और 10 दिन बाद रोके का समय निश्चित किया। जैसे जैसे शादी का समय पास आ रहा था, पायल की उदासी और चिंता बढ़ती जा रही थी। घर में अब हर रोज शादी की तैयारी की बात चलती रहती। क्या देना है, क्या लेना है। मां और बाबूजी में अक्सर इन बातों में बहस हो जाती। बाबूजी ने पायल से बोला, अपने भैया को फोन लगाकर बोल दो कि रोका करने के लिए आ जाए और शहर से यह सब सामान भी लेते आए। पायल की तरफ बाबूजी ने एक लिस्ट देते हुए बोला। पायल ने भैया को फोन पर सारी बात बता दी। अगले दिन सुरेश भैया भी आ गए। चुन्नू मुन्नू देखते ही उन्हें खुशी से उछल पड़े। सुरेश भैया ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। सुरेश ने मां बाबूजी के पैर छुए। पायल उनके लिए पानी और मीठा ले आई। बाबूजी के साथ मिलकर सुरेश ने रोके की तैयारी कर ली। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया। सब लोग आकाश के घर जाने के लिए तैयार थे। चुन्नू मुन्नू को भाभी ने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया था।
पंडित जी से तिलक कराकर सब लोग उनके घर के लिए चल दिए। घर आते समय अंधेरा हो गया था। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे, बाबूजी ने बताया सब अच्छा था। उन्होंने कुछ और सामान बताया है, बोला है शादी में दे देना। भैया ने बोला मैं शहर जाकर पैसों का इंतजाम करता हूं। और बाबूजी, ज्यादा तो नहीं हो सकेगा? बाबूजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, प्रधान जी से बात करके देखते हैं, कुछ मदद कर देंगे। तो सुरेश अगले दिन शहर के लिए निकल गया। बाबूजी भी पैसों के इंतजाम में लग गए। भाभी जी ने भी सास का बक्सा और पायल को देने का सामान तैयार करना शुरू कर दिया। बहुत कोशिश करने पर भी पैसों का इंतजाम नहीं होने के कारण बाबूजी ने घर को गिरवी रख रुपयों का इंतजाम किया। पायल को जब इस बात का पता लगा, उसने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर पायल के सारे प्रयास असफल रहे। शादी का दिन पास आ गया। घर के आंगन में मंडप तैयार हुआ। पायल को पीली साड़ी में तैयार किया गया। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद एक एक कर सारी रस्में पूरी होने लगीं और शादी का दिन भी आ गया। पायल हर समय मेहमानों से घिरी रहती। रस्में होने के बाद पायल थोड़ी शांति के लिए छत पर चली गई। पड़ोस की छत पर उसे श्यामा बुआ दिखाई दी। वह उनसे बोली, ओ श्यामा बुआ, तुम क्यों नहीं आई आज हल्दी की रस्म में? तुम तो बुआ हो, फिर भी नहीं आई? वह बोली, बिटिया, हम लोगों की परछाई अशुभ होती है, पायल मैं नहीं आ सकती। पायल बोली, देख लो बुआ, हमारे आगे यह सब बहाना नहीं चलेगा, आना तो पड़ेगा। अगर नहीं आई ना तो यह पायल भी कसम खाती है, कभी तुम्हारी चौखट पर पैर नहीं रखूंगी, इसलिए शादी में आना जरूर। शादी के दिन चारों ओर चहल पहल हो रही थी। घर में मेहमानों का आना लगा हुआ था। कभी हलवाई पूछता तेल का कंस्तर कहां है, कभी सजावट वाला फूल को पूछता। घर की लाइट कभी आती कभी जाती। बाहर से जनरेटर की आवाज आ रही थी। घर में मेहमान आते और कन्यादान के लिए पायल के लिए साड़ी और रुपए देते। बुआ का लड़का उन सभी का नाम और उनके रुपए एक कॉपी में लिख रहा था। मंडप में पायल और उसके साथ कुछ और लड़कियों को बिठाया। वहीं बुआ जी ने चूल्हे पर दाल भात बनाया और उसे पायल और बाकी की लड़कियों को परोसा गया। पायल नाक सिकोड़ते हुए बोली, ये क्या है, मरीजों वाला खाना? बुआ बोली, ये रस्म है, खा लो, बाकी भी तो लड़कियां खा रही हैं। संध्या भी उनमें बैठी हुई थी। वह बोली, हां बुआ, अभी खा लेते हैं, शाम को तो शादी में अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। पायल के चेहरे पर खुशी आ गई। वह बोली, हां संध्या, शाम को तो पानी पूरी भी मिलेगी। पायल की बुआ बोली, नहीं पायल, तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें बस यही खाना है और इसके बाद जब तक सिंदूर नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं खाना है। पायल चिढ़ते हुए बोली, यह क्या बात है, हम क्यों रहे भूखे, वो भी यह मरीज वाला खाना खा के? क्या लड़का भी होगा भूखा? नहीं ना, तो हम क्यों रहे भूखे? बुआ बोली, ज्यादा मुंह ना चलाओ, नहीं तो सास से रोज ताने मिलेंगे। बुआ आगे थाली खींचते हुए बोली, चुपचाप खा लो, वरना रहने दो। पायल उन्हें रोकते हुए बोली, ठीक है खा लेंगे, आगे तो भूखा ही रहना है। और पायल ने बिना मन से वह खाना खा लिया। खाने के बाद पायल अपनी सहेलियों के साथ छत पर जाने लगी। बुआ बोली, अब कहां जा रही हो? तो पायल बोली, बुआ, धूप में थोड़ी देर जा रही हूं, थोड़ी सर्दी लग रही है। बुआ बोली, ठीक है, छुरा पास में रख लेना। पायल ने हां में गर्दन हिला दी। छत पर जाकर पायल बोली, देख संध्या, भूख तो मेरे से बर्दाश्त होती नहीं और इतना फीका खाना खाकर मुंह भी खराब हो गया है। तू जा और जल्दी से नजर बचाकर पानी पूरी ले आ। शीतल बोली, लाने को तो मैं ला दूंगी पायल, पर तेरी बुआ के डांट बहुत तेज होती है। पायल बोली, तू लेकर आ और तीखा बनवाना। जैसे ही ले आए तो सबसे नजर छुपा के उस कोने वाले कमरे में ले आना। अब जल्दी जा और हां, तीखा बनवाना। उनके जाने के बाद पायल बेचैनी से इंतजार करने लगी। पानी पूरी याद करके उसके मुंह में पानी आने लगा। थोड़ी देर में शीतल संध्या दोनों आ गई। पायल उनके हाथ की ओर देखती हुई बोली, संध्या के हाथ में थैला और शीतल के हाथ में लोटा है, चलो कमरे में चलते हैं। सब नजर बचा के कमरे में चली गईं।
पायल अंदर आकर झट से कमरा बंद कर देती है और दोनों सहेलियों को थोड़ा सा देकर खुद सारा लेकर एक एक करके मुंह में पूरी रखती जाती है। तीखा होने से उसकी आंखों से पानी आने लगा, फिर भी वो खाती जा रही थी। सब खत्म हुआ, तब भी मिर्ची के कारण पायल की आंखों से पानी आ रहा था। इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। पायल ने जल्दी से सब साफ करके लोटा छुपा दिया और किवाड़ खोला तो सामने मां खड़ी थी। पायल को देखकर मां का चेहरा उदास हो गया, आंखों में पानी आ गया और वह झट से पायल को गले लगाकर रोने लगी। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी भाभी और बुआ भी आ गई। बुआ बोली, पायल की मां, अभी कौन सी विदाई हो रही है जो इतना रो रही हो? मां सिसकते हुए बोली, देखो ना जीजी, ये यहां सबसे छुप के अकेले रोए जा रही हैं। क्या हाल बना लिया है रो रो के, पूरा मुंह लाल हो गया है, आंखें भी रो के सूज गई हैं। पीछे से संध्या और शीतल दोनों मुंह दबाए हंस जा रही थी। बुआ बोली, हमारी पायल सियानी हो गई है। पायल कुछ ना बोल रही थी, उसे तो अपनी चोरी पकड़े जाने का डर था। भाभी बोली, चलो यहां से, कहां आ गए सब, चलो आंगन में बैठेंगे सब। शाम को पायल को गांव की सुमन दीदी आई थी सजाने के लिए। गांव की अक्सर लड़कियों को सुमन दीदी ही सजाती थी। पायल को उन्होंने शांत बैठने को बोला, पर चुलबुली पायल कहां शांत बैठने वाली थी। सुमन ने बोला, देख पायल, अगर तू शांत नहीं बैठेगी तो मैं अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगी और चाची, जो कि पायल की मां है, उसे बोल दूंगी। पायल बोली, नहीं दीदी, अब हम बिल्कुल शांत रहेंगे, मां से कुछ मत कहना। थोड़ी देर में पायल को सुमन ने सीता मैया की तरह बहुत सुंदर से सजा दिया। सुंदर सी पायल अब और सुंदर लगने लगी। बुआ ने जैसे ही पायल को देखा, काजल का टीका लगाकर बोली, नजर ना लग जाए मेरी बिटिया रानी को। पायल बोली, बुआ, यह सब बहुत भारी है, कुछ इनमें से कम कर दो। बुआ बोली, चुप कर, सब दुल्हन ऐसे ही तैयार होती हैं। बारात गांव में आने की खबर मिली। सब लोगों की दौड़ भाग और तेज हो गई। द्वार पूजा की सारी तैयारी शुरू होने लगी। पूजा की थाली, फल फूल, माला, सब कुछ देखकर तैयारी कर रही थी। द्वार पर बारात आने के बाद द्वार पूजा और अच्छी रस्में शुरू हुई। सभी लोग दूल्हा देखने चले गए। पायल कमरे में अकेली थी। वह इधर उधर कमरे में टहल रही थी। तभी श्यामा बुआ कमरे में आ गई। पायल उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और गले लग गई। श्यामा बुआ पायल के हाथ में 50 रुपए देते हुए बोली, खुश रह बिटिया। पायल ने रुपए देखकर वापस बुआ के हाथ पर रख दिए और बोली, ये क्या कर रही हो बुआ, मुझे नहीं चाहिए। बुआ बोली, बिटिया, ये मेरा प्यार है, अब हम जाते हैं। गांव की किसी औरत ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। पायल गुस्से में बोली, क्यों होगी मुसीबत, कोई कुछ बोलकर तो देखे, फिर मैं उसे देख लूंगी। बुआ बोली, बेटा, तू नादान है, तुझे कुछ नहीं पता, चल मुझे जाने दे। इतना बोलकर बुआ कमरे से निकल गई। तभी भाभी अंदर आई और बोली, यह श्यामा जीजी आई थी क्या? पायल बोली, नहीं तो भाभी, कोई नहीं आया। भाभी बोली, तो कोई सफेद साड़ी में शॉल ओढ़े कौन था? पायल बात बदलते हुए बोली, क्या बात है भाभी? भाभी, तुम तो आज गजब लग रही हो, भैया तो आज तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। पायल ने अपनी बात बदल दी। पायल की बात सुनकर भाभी शर्मा गई और बोली, सुंदर तो मैं हूं ही, बस समय नहीं मिलता सजने संवरने का, इसलिए ऐसी दिखती थी। द्वार पूजा के बाद सारे बाराती खाना खाने चले गए। आकाश के फूफा जी हर जगह कमी निकाल रहे थे। खाना ठंडा है, नाश्ता अच्छा नहीं है, हमारा स्वागत ठीक नहीं हुआ। पायल के बाबूजी हर जगह हाथ जोड़े खड़े रहे, बात बात पर और बिना गलती के माफी मांग रहे थे। जयमाला की रस्म शुरू हुई। पायल को संध्या और शीतल स्टेज की तरफ ले जा रही थीं, जहां आकाश पहले से खड़ा था। पायल स्टेज पर पहुंची। पहले माला पायल को डालने को बोला गया। आकाश के दोस्तों ने उसे गोद में ऊपर उठा लिया और पायल को चिढ़ाने लगे। पायल मन ही मन सोच रही थी, मन करता है यहां से कहीं दूर चली जाऊं, पर मां बाबूजी का ख्याल आ जाता है। पायल जयमाला लिए जो खड़ी थी, वहां पर एक कुर्सी डाल दी गई थी। वह उस पर चढ़ गई और उसने माला डाल दी। सब यह देखकर चकित रह गए। पायल मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। तब आकाश ने पायल को माला पहनाई। इसी तरह शगुन की रस्म भी पूरी हो गई।
सभी बारातियों से बाबूजी खाने के लिए पूछ रहे थे। सबके खा लेने के बाद बाबूजी घर में आकर बोले, शादी की सब तैयारी हो गई है, आकाश जी आ रहे हैं। पायल ने बाबूजी से पूछा, आपने खाना खाया? बाबूजी बोले, नहीं बिटिया, मैं और तेरी मां कन्यादान के बाद खाएंगे। पायल बोली, मेरी वजह से आप दोनों को भूखा रहना पड़ रहा है। शादी के लिए मंडप में आकाश आ चुका था। पायल को शादी के लिए आंगन में बुलाया गया। पायल पीली साड़ी और ससुराल से दिए गए गहने पहनकर तैयार हुई थी। पायल के लंबे बाल आगे किए हुए थे। पीली साड़ी में वह सीता माता की तरह लग रही थी। एक लाल चुनरी में पायल का लंबा घूंघट करके उसे आंगन में लाया गया और शादी के मंत्र शुरू हो गए। जैसे जैसे बोला जा रहा था, पायल वैसे वैसे कर रही थी। पंडित जी एक एक कर 7 वचन बोलने लगे और फिर पायल को और लड़के को भी दोहराने के लिए बोले। पायल और लड़का दोनों मंत्र दोहरा रहे थे। फिर पायल की मांग आकाश ने भरी। पायल की आंखों में आंसू आ गए। वहां खड़े बुआ, भाभी, मां, बाबूजी, सबकी आंखें नम हो गईं। सबकी आंखों में आंसू थे। पायल अब सुहागन हो गई थी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद पंडित जी पायल को समझाने लगे, अब यह सिंदूरा तुम्हारा है, इसके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसके भी अपने नियम हैं। ध्यान से सुनो बिटिया, सिंदूरा वहीं रहेगा जहां तुम रहोगी। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना तुम्हारे पति। इसका लाल रंग कभी कम ना हो। इसमें जो सिंदूर है वह कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। पायल सारे नियम ध्यान से सुन रही थी। शादी के बाद दोनों नव दंपत्ति सबका आशीर्वाद लेने लगे। सब दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे, सदा सुखी रहो, तुम्हारे सिंदूरे की चमक कभी कम ना हो। अब बारातियों की विदाई का समय था। पायल का गौना, जो शादी के बाद की विदाई थी, उसे समय न करके कुछ समय बाद के लिए टाल दिया गया। शादी के 2 साल बाद अब उसका गौना होना था, इसलिए सभी बारातियों को विदा करना था। पायल के बाबूजी और सुरेश ने मिलकर सभी मेहमानों को बहुत अच्छे से कपड़े, रुपए और मिठाई देकर विदाई दी। दहेज का सामान और जेवर आकाश और उसकी मां को सौंपकर सारा सामान ध्यान से भिजवाने लगे। पायल की सास पायल से मिलने गई। पायल ने उनके पैर छुए। वे बोली, इन 2 सालों में सारा घर का काम अच्छे से सीख लेना। अब शादी हो गई है तुम्हारी, सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से समझ लेना और अपने सिंदूरे का बहुत ध्यान रखना, कोई कमी ना हो, समझी? पायल ने सिर हिला दिया। सभी बारातियों के साथ आकाश और पायल की सास भी चली गई। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी चले गए। पूरा घर खाली हो गया। पायल कई दिनों की छुट्टी के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो मां ने बोला, पायल, सिंदूरे में से सिंदूर लगा लेना, पूरब की ओर मुंह करके ही लगाना। पायल सिंदूर लगाती। अक्सर सिंदूर लगाते समय उसके कपड़े भी सिंदूर में रंग जाते। धीरे धीरे पायल ने सब सीख लिया। भैया और बाबूजी कर्ज उतारने की कोशिश में बहुत मेहनत करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पायल की शादी को 1 साल हो गया। बाबूजी की तबीयत अब अधिक काम करने के कारण खराब रहने लगी। पायल ने कई बार मना किया, लेकिन घर जो गिरवी रखा था उसे भी देखना था। इन मुसीबत के समय में एक और मुसीबत हो गई जब पता चला कि सुरेश को फैक्ट्री में काम करते हुए हाथ में चोट लग गई और सीधे हाथ की तर्जनी उंगली कटकर अलग हो गई। जब घर में फोन आया तो पायल ने फोन उठाया। सुरेश के दोस्त का फोन था। उन्होंने बताया, मशीन में सुरेश का हाथ आ गया जिससे उसके हाथ में चोट लगी है। हम उन्हें अस्पताल ले गए हैं। आप अपने यहां से किसी को भेज दें। यह खबर सुनकर मां और बाबूजी बेचैन हो उठे। भाभी तो यह सुनते ही बेहोश हो गई। पायल सभी को संभालने लगी और भाभी के मुंह पर बार बार पानी के छींटे देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर बाद सभी शांत हुए। पायल बोली, बाबूजी, भाभी जी के साथ आप शहर चले जाएं। भाभी भैया को देखेंगी तो शायद इन्हें तसल्ली मिले। मां ने बोला, ठीक कहती है पायल, अपनी भाभी को जाने के लिए तैयार कर दे। भाभी ने जाने की तैयारी कर ली। बाबूजी ने जितने रुपए इकट्ठा किए थे उनमें से कुछ रुपए लेकर शहर के लिए चले गए। घर में पायल, उसकी मां, दोनों बच्चे थे। अगले दिन बाबूजी ने पड़ोसी के मोबाइल पर फोन करके बताया कि 2 दिन बाद आना होगा और सुरेश को साथ लेके आएंगे और सब ठीक है।
2 दिन बाद वो लोग घर आ गए। बाबूजी बोले, अभी सुरेश को आराम करने के लिए बोला गया है, इन सब में बहुत खर्चा हो गया। करीब 15 दिन बाद सुरेश के ठीक होने पर वो दोबारा से नौकरी के लिए शहर चला गया। इस बीच कई बार मुनीम के यहां से आदमी रुपए मांगने आता रहा। देखते देखते गौने का समय भी पास आ गया। पंडित जी ने 14 दिन बाद का मुहूर्त निकाला। घर में सब गौने की तैयारी करने लगे। बाबूजी रुपए की कमी से बहुत परेशान थे। पायल ने अपने आगे बढ़ने और कुछ बनने की इच्छा को मन में दबा दिया था और गौने की तैयारी में लग गई थी। गौने के 2 दिन रह गए थे। अगले दिन सुरेश भैया आने वाले थे। बाबूजी के पास सुरेश का फोन आया। उन्होंने बताया, एक गांव में बहुत बड़ा कैंप लगा है। डॉक्टरों के साथ वहां आकाश भी गया था। अचानक किसी अफवाह से भगदड़ मच गई, जिससे टेंट गिर गया। कई लोग उसके अंदर फंसकर मर गए। आकाश भी उनमें से था। टेंट का जो लोहे का डंडा था वह आकाश के सर में लग गया और चोट गहरी होने से खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना सुनते ही बाबूजी धम्म से जमीन पर बैठ गए। मां, पायल और भाभी घबराते हुए बाबूजी को हिला हिलाकर पूछने लगी। बाबूजी तो पत्थर बन गए थे। बार बार मां बोले जा रही थी, पायल के बापू क्या बात है, बताओ तो सही, सुरेश तो ठीक है ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूजी ने रोते हुए सारी बात बताई। मां यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गई। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है उसके साथ। सारे घर में मातम छा गया। थोड़ी देर में गांव के लोग भी आ गए। गांव की औरतों ने पायल के हाथ की चूड़ियां तोड़ दी और सिंदूर भी पोंछकर साफ कर दिया। सब बोल रहे थे, पायल बहुत अभागिन है, इसकी किस्मत फूट गई, भरी जवानी में विधवा हो गई। आकाश के घर से एक आदमी आया और सिंधोरा मांगा। जब पति का देहांत हो जाता है तो सिंधोरा उसकी चिता के साथ जला दिया जाता है। मां सिंधोरा देते हुए बोली, न जाने किसकी नजर लग गई सिंधोरे को, सारा रंग बेरंग हो गया। पायल अब बहुत शांत हो गई थी। न ठीक से खाती, न ठीक से सोती थी और न किसी से बोलती थी। अब वह ना बगीचे के आम खाती और ना ही पानी पूरी। पिताजी भी अब बहुत बीमार हो गए। दिन पर दिन हालत खराब होती जा रही थी। पिताजी ने पायल को बुलाया और प्यार से समझाया, पायल तू तो मेरी बहादुर बिटिया है, हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर तू हार नहीं मानना जिंदगी से। हमेशा अपना ध्यान रखना, कभी जीवन को खत्म करने या आत्महत्या करने की कोशिश मत करना बिटिया। पायल की आंखों में आंसुओं की धारा बरस पड़ी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। रात में बाबूजी को खाना देकर पायल सोने चली गई। अगले दिन पायल की मां बाबूजी को जगाने गई। वो बार बार पायल के बाबूजी को बोल रही थी, पर बाबूजी का शरीर ठंडा पड़ गया। मां ने पायल को आवाज लगाई, ओ पायल और चुन्नू मुन्नू, जरा देखो ना, तुम्हारे बाबूजी तो जाग ही नहीं रहे। आवाज सुनकर पड़ोस के चाचा भी आ गए। उन्होंने भी नब्ज जांची और बताया कि बाबूजी तो अब नहीं रहे। यह सुनकर घर में एक बार फिर से मातम फैल गया। मां और भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। पायल मां को गोद में लेकर रोते जा रही थी। गांव की औरतें बोल रही थीं, पायल बहुत अशुभ है, खुद सफेद साड़ी में है और मां को भी सफेद साड़ी ही ला दी। भाभी यह सब सुन रही थी। सुरेश भैया को खबर हुई तो वह भी शहर से आ गए। अंतिम संस्कार पूरा हुआ। चुलबुली पायल अब न तो कुछ बोलती न ही कुछ कहती थी। एक के बाद एक दुख आने से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। होंठ सूख गए, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। मुनीम जी आके बोले, अब तुम इस घर को खाली कर दो, इस घर में अब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे बाबूजी ने उधार नहीं चुकाया। उस समय सुरेश के पास भी इतने रुपए नहीं थे कि वह उधार चुका सके। ऐसे में भाभी ने बोला, हम सब आपके साथ ही शहर चलेंगे, वहीं रहेंगे। यह सुनकर मां बोली, बेटा इस घर में तुम्हारे बाबूजी की यादें जुड़ी हैं, हम कैसे छोड़कर जा सकते हैं। मां की बात सुनकर सुरेश बोला, मां यह घर मैं नहीं बचा सकूंगा, सरोज ठीक कहती है, आप मेरे साथ शहर चलो। सुरेश की पत्नी का नाम सरोज था, इसलिए वह बोला, सरोज की जो राय है वह बिल्कुल सही है। घर छोड़कर जाने का न तो पायल का मन था और न ही मां का, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद सुरेश भैया के साथ सभी शहर के लिए निकल पड़े।
मां बाबूजी की फोटो लिए घर की दहलीज जैसे छोड़ रही थी, मानो दिल पर भारी पत्थर रखा हो। मां पायल से बोली, पायल, जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब मैंने सोचा था कि यहां से मेरी अर्थी ही जाएगी, पर आज मुझे जीते जी यह घर छोड़ना पड़ रहा है। इसके हर कोने में तेरे बाबूजी की यादें हैं। शहर पहुंचकर देखा कि घर बहुत छोटा था। सुरेश भाभी को सब बताने लगा कि कहां क्या है। चुन्नू मुन्नू मां से बोले, दादी, यह घर अच्छा नहीं है, हम कब अपने घर जाएंगे? मां बिना कुछ बोले रोने लगी। भाभी का व्यवहार भी बदल रहा था। पायल को ही घर के सारे काम करने होते। भाभी बोलने लगती, इतनी महंगाई में घर चलाना आसान थोड़े ही ना। मां की दवाई का भी ध्यान पायल रखती और सारी कड़वी बातें भी पायल सहती, घर का सारा काम भी करती। एक रोज मां को लकवा मार गया। सुरेश ने बहुत दवाई कराई पर कोई फर्क नहीं दिखा। मां ने बिस्तर पकड़ लिया। पायल बिस्तर के सिरहाने बैठी रहती और घंटों बैठकर रोती रहती। उसे अपने बाबूजी की बहुत याद आती थी। कुछ दिनों बाद मां भी बाबूजी के पास चली गई। यह सब देखकर पायल का मन हुआ कि जहर खा ले, पर अपने बाबूजी की बात याद करके रुक गई। भाभी के ताने अब और कड़वे हो गए। वह बोलती, सबको खा गई, अब किसे खाएगी? उन्होंने भैया से कई बार पायल को विधवा आश्रम छोड़ने को बोला, पर भैया, जो भाभी पर गुस्सा हो जाते थे, उन्होंने मना कर दिया। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब भाभी खुद पायल के पास आई और बोली, पायल, तू खुद ही अपने भैया से बोल दे कि तुझे आश्रम छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, तू मेरा सुहाग बना रहने दे। पायल बोली, भाभी, यह आप क्या बोल रही हो? मेरे से तुम्हारा सुहाग को कैसा खतरा है? वह बोली, देखो पायल, तुम एक विधवा हो और विधवा बहुत अशुभ होती है। उसकी परछाई भी सुहागन के लिए सही नहीं होती। पायल बोली, भाभी, यह तो अंधविश्वास है। तब उसकी भाभी बोली, जो भी है, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, न मांगा, बस एक ही बात मांगी है कि मेरे पति को बख्श दो। आज तक तो पायल ने सब सहा, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह बोली, भैया, आप मुझे आश्रम छोड़ दें, वहां हमारे जैसे और भी लोग रहते होंगे, वहीं सही जगह है मेरे लिए। भैया, आप बस हमें वहीं छोड़ दीजिए। सुरेश बोला, तुझे तेरी भाभी ने कुछ कहा है? तो बोली, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं वहां जाना चाहती हूं। बहुत बहस के बाद उसका भाई सुरेश मान गया। अगले दिन पायल मां बाबूजी की फोटो लेकर और अपना बक्सा लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। चुन्नू को पायल से चिपक गया, बोलने लगा, बुआ मत जाओ। पायल बोली, दूर नहीं जा रही बेटा, आया करूंगी मिलने। जाते जाते भाभी से मिलकर बोली, भाभी, जो तुम चाहती थी वह हो गया। आश्रम पहुंचकर पायल ने देखा, आश्रम बहुत बड़ा था। चारों ओर सफेद साड़ी में महिलाएं घूम रही थीं। ऑफिस में बात करके वहां रहने के लिए कमरा पता कर लिया। एक कमरे में 2 औरतें रहती थीं। पायल कमरे में जाकर मां और बाबूजी की फोटो को सिरहाने लगाकर बहुत देर तक अकेले फूट फूट कर रोती रही। अगले दिन सबके साथ पायल आश्रम के मंदिर गई। मंदिर में कृष्ण भगवान की मनमोहिनी मूर्त थी। थोड़ी देर में एक महिला आकर बोली, आज बड़े साहब आए हैं, सबको साड़ियां और मिठाई बांट रहे हैं, आपको भी देने के लिए बुलाया है। सब वहां से चली गई, पर पायल वहीं बैठी रही। वह कृष्ण की मूर्ति को निहार रही थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। इसी दुख में वह पूजा करते हुए भजन गाने लगी। वह बड़े साहब जो साड़ी और मिठाई दे रहे थे वो कोई और नहीं, विकास के पिता थे। उनके साथ विकास भी आया था। विकास के बड़े भाई की शादी के बाद बेटी हुई है, इसलिए यहां सबको मिठाई बांट रहे थे। पायल की आवाज सुनकर विकास चौंक गया। वह तुरंत उसकी आवाज पहचान गया। वह बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। आवाज की ओर बदहवासी में भागा। मंदिर में आकर वह रुक गया और हांफने लगा। उसे एक महिला सफेद साड़ी में मूर्ति की ओर मुंह करके बैठी दिखाई दी। विकास चारों ओर देखने लगा। फिर उसे एहसास हुआ, यह आवाज वाली महिला यही है। वह आवाज देता रहा, पायल, पायल। अचानक आवाज बंद हो गई। विकास के दिल की धड़कन बढ़ गई। जब पायल ने पीछे मुड़कर देखा तो विकास चौंक गया। वह प्यारी सी चुलबुली सी लड़की आज किस हाल में है? विकास को देखकर पायल बोली,
शहरी बाबू, आप? विकास का एक पल के लिए मन हुआ कि पायल को जोर से गले लगा ले। वह लड़की जिसे सफेद रंग तनिक भी पसंद नहीं था, आज ऊपर से नीचे तक सफेद साड़ी में थी। वह फूल सा चेहरा मुरझा गया था। पायल को देखकर उसके दिल ने दर्द महसूस किया। विकास की आंखें भर आईं। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला और पास आकर बोला, कैसी हो पायल? ये क्या हाल बना लिया तुमने? पायल मुंह झुकाकर बोली, किस्मत का थप्पड़ है बाबूजी। विकास का दिल बहुत दुखी था। जो लड़की बस शरारत भरी बातें करती थी, आज वह कितनी गंभीर हो गई है। कैसी गंभीर बातें कर रही है। विकास कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर देखकर मन ही मन बोला, हे कान्हा, मैंने तुमसे कहा था सांवरी को मुझसे दोबारा जरूर मिलाना, पर ऐसी हालत में मिलेगी यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था। यह मैंने कभी नहीं चाहा। विकास ने पायल से इस हाल के बारे में सब कुछ पूछा। पायल ने रोते हुए सारी बातें बता दी। विकास को सुनकर बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर में विकास का ड्राइवर आ गया और बोला, चलिए वकील बाबू, बड़े साहब बुला रहे हैं। पायल विकास की तरफ देखती हुई बोली, आप वकील बाबू बन गए हैं? विकास मुस्कुराते हुए बोला, जी, खानदानी पेशा है। पिताजी इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं, भैया भी वकील हैं और भाभी समाज सेविका है। नारी सम्मान नाम की एक संस्था चलती है, मैं भी उसमें उनका साथ देता हूं। अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। पायल का वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक रात करीब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल आवाज से उठी और दरवाजा खोला। आश्रम की एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पायल को उसके साथ रहने वाली गीता को आवाज देकर बोला, चलो, आश्रम की बड़ी दीदी जो आश्रम की वार्डन है बुला रही हैं दोनों को। गीता बोली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह गुस्से में बोली, यह बहाना बड़ी दीदी को बताना। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पायल उन दोनों के पीछे पीछे चल दी। बड़े हॉल में पहुंचकर देखा तो 2 आदमी बैठे थे। दीदी ने उन दोनों से बोला, बाहर बस खड़ी है, जाओ उसमें बैठ जाओ। पायल आश्चर्य से बोली, दीदी, हम कहां जा रहे हैं इतनी रात में? पायल के सवाल सुनकर वह गुस्से में बोली, गीता, इतने दिनों से यह तेरे साथ रह रही है, तूने इसे कुछ नहीं बताया। मुझे सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। जा, रास्ते में गीता बता देगी। पायल गीता के साथ चल दी। रास्ते में गीता ने बताया, ये हमसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाते हैं। जो भी इनका विरोध करता है उन्हें मारकर आश्रम के पीछे बगीचे वाली जगह पर जलाकर गाड़ देते हैं। हम कहीं और जा नहीं सकते। परिवार वालों ने पहले ही हमें त्याग दिया है। यह सब सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों लड़कों ने उन्हें जबरदस्ती बस में चढ़ाया, जहां पहले से कई महिलाएं बैठी थीं। कुछ महिलाएं बिना कुछ बोले शांत बैठी थीं, शायद हालात से समझौता कर चुकी थीं। पायल वहां से बाहर निकलने की सोच रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। मन ही मन अपने कान्हा को मना रही थी, हे कान्हा, जैसे तुमने द्रौपदी की लाज बचाई वैसे ही आज मेरी भी बचा लो। पायल घबराहट के कारण रोए जा रही थी। बस एक होटल के बाहर जाकर रुकी। महिलाओं को होटल के अंदर भेज दिया गया। पायल हमेशा मौके की तलाश में रहती, कैसे भी यहां से निकल जाए, पर कोई मौका नहीं मिला। एक एक करके सभी महिलाओं को अलग अलग कमरे में भेजा जाने लगा, जहां पहले से ही कोई ना कोई आदमी मौजूद था। पायल को भी कमरे में धक्का देकर बंद कर दिया गया। कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। कमरे में सुंदर सुंदर गमले रखे हुए थे और खूबसूरती से सजा हुआ था। बेड पर फूल बरसे हुए थे। पायल बुरी तरह डरी हुई थी। वह उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे जाने दो, रहम करो। पर वह आदमी जोरदार और दुष्टता भरी हंसी से बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारे लिए पूरे 45,000 रुपये खर्च किए हैं, पहले उन्हें तो वसूल कर लो। वह किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपटा। पायल जितना दूर जा सकती थी उतना दूर हटती गई। अंत में दीवार से लगकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर लाचारी से दया की भीख मांगने लगी। पर वह मानव के भेष में दरिंदा था। उसने पायल को जोर से अपनी बाहों में दबोच लिया। पायल खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास कर रही थी, पर उसकी ताकत के आगे सब व्यर्थ हो रहा था।
पायल बार बार हाथ मार रही थी और वह दरिंदा जानवर की तरह उसे दबोचता जा रहा था। पायल के हाथ पर उसके नाखूनों के खरोंच के निशान पड़ गए जिनसे खून बह रहा था। पायल के कपड़े जगह जगह से फट गए थे। उसी कोशिश में पायल के हाथ वहीं मेज पर रखी पीतल की मूर्ति आ गई। पायल ने पूरे जोर से मूर्ति उस आदमी के सिर पर दे मारी। वह आदमी सिर पकड़कर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। पायल चौंक गई और वहां से निकलने के लिए दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही गेट पर पहुंची देखा दोनों लड़के जो बस लेकर आए थे वहीं बैठे ताश खेल रहे थे। पायल ने दूसरा रास्ता खोजने लगी। उसे पीछे एक खिड़की दिखाई दी जिससे बाहर जाया जा सकता था। वह वहां से कूदकर भागने लगी। वह रोते हुए भागती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पुल दिखाई दिया। वह भागते भागते पुल पर पहुंची। नीचे देखा तो रात में पानी हल्की रोशनी में बहुत भयावह लग रहा था। पायल रोते हुए बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर देना। अब मैं जी नहीं सकती। यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। अब उसने सोच लिया था कि अब वह अपनी जान दे देगी। एक औरत के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा कमजोर वह तब हो जाती है जब उसके सम्मान पर संकट आ जाए। उसे खबर नहीं थी कि कोई कार वहीं रुक गई है। जैसे ही पायल ने छलांग लगाने की कोशिश की, किसी ने उसके हाथ जोर से पकड़ लिए। पायल को होश नहीं था। वह बस चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है। पायल को बचाने वाला हाथ विकास का था। विकास और उसका बड़ा भाई आनंद दोनों ही पास के शहर से घर लौट रहे थे। सफेद साड़ी में एक औरत को पुल के पास खड़े देखकर उन्हें शक हुआ कि कहीं वह आत्महत्या तो नहीं कर रही। आनंद ने कार उसके पास रोक दी और दोनों तुरंत बचाने के लिए बाहर निकले। पर यह उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की पायल होगी। पायल विकास को देखकर बोली, बाबूजी, वे हमें मार देंगे, और रोते रोते बेहोश हो गई। विकास ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और आनंद से बोला, भैया, इन्हें घर लेकर चलते हैं। विकास ने पायल को कार में लिटाया और घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भाभी नेहा ने दरवाजा खोला और बोली, कितनी देर लगा दी। एक तो मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, मैं अकेली ही यहां हूं। लेकिन जैसे ही उसने विकास की बाहों में बेहोश पायल को देखा, आश्चर्य से बोली, यह क्या है भैया। अंदर जाकर पायल को सोफे पर लिटाया गया। नेहा भाभी ने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया और पानी दिया। विकास ने भाभी और भैया को पायल के बारे में सब बताया कि वह किस गांव की है और यहां कैसे पहुंची। विकास ने कुछ पानी पायल के चेहरे पर छींटा जिससे वह होश में आ गई। होश में आते ही उसने अपना चेहरा आंचल से ढक लिया और रोने लगी। पायल को ऐसे रोते देखकर विकास बेचैन हो रहा था। वह कई बार उसके कंधे पर हाथ रखने को बढ़ा, फिर संकोच से पीछे कर लिया। उसने नेहा भाभी को इशारा किया तो नेहा भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से पूछा, पायल, मुझे बताओ, मैं भी एक औरत हूं, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं। पायल ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। सब सुनकर विकास, आनंद और नेहा तीनों को बहुत गुस्सा आया। आश्रम के नाम पर यह सब, मजबूर औरतों को सहारा देने के बजाय उनकी मजबूरी का फायदा। हमें इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। आनंद शांत बैठे थे। नेहा समाज सेविका थी, नारी सम्मान संस्था चलाती थी। उसे तुरंत कार्रवाई करनी थी। आनंद बोला, विकास, यह आश्रम राजनीति के बड़े नेता राम लखन जी का है। वह पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इनके खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। पायल रोते हुए बोली, मैं अब उस आश्रम में वापस नहीं जा सकती। इससे अच्छा है मैं जहर खा लूं। पायल की बात सुनकर विकास बोला, नहीं, तुम यहीं रहना। पायल बोली, नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती। नेहा भाभी बोली, पायल, मैं जो संस्था चलाती हूं तुम वहां रह लो। पायल को यह बात ठीक लगी। नेहा पायल के जख्मों पर दवा लगाने लगी। विकास का खून उसके जख्मों को देखकर खौल रहा था। नेहा ने पायल के फटे कपड़े देखकर बोला, पायल, कपड़े बदल लो। पायल बोली, पर भाभी, मैं तो सफेद साड़ी पहनती हूं। नेहा बोली, सफेद पहनना जरूरी नहीं है पायल, मेरे और भी कपड़े हैं, वो पहन लो। पायल ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मां ने सफेद को ही बोला था।
अब यह रंग हमसे जुड़ गया है, हमें इसी के साथ जीवन बिताना है। विकास अपने मन में बोला, मैं तुम्हारे जीवन में इस सफेद रंग को हटाकर रहूंगा पायल। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग जरूर भरूंगा। नेहा ने पायल को अपने कमरे में से एक हल्के काजू रंग का सूट दे दिया और बोली, मेरे पास तो यही है, अब यही पहन लो। तुम्हारे कपड़े कई जगह से फट गए हैं। पायल जब वो सूट पहनकर आई तो विकास की नजर उस पर ठहर गई। वो हल्के रंग का सूट जिसमें हल्के हल्के फूल बने थे और लाल लेस लगी हुई थी। नेट का दुपट्टा सिर पर रखे सादगी से पायल बहुत सुंदर लग रही थी। पायल अपने घाव के कारण बार बार परेशान हो रही थी। विकास बोला, पायल, मैं दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। आनंद बोला, विकास, जोश में होश मत खो बैठना, यह सब इतना आसान नहीं है। वह आश्रम किसी साधारण इंसान का नहीं है, वह नेता राम लखन जी का है, जिनका नाम केवल इस शहर में नहीं बल्कि हमारे देश में भी प्रतिष्ठित है। उनके खिलाफ लड़ना और इस तरह पायल के वहां से भाग आने से वे लोग और सतर्क हो जाएंगे। पायल की जान को खतरा भी हो सकता है। पहले इस बारे में पिताजी से पूछ लेते हैं, तब कुछ करेंगे। नेहा भी आनंद की बात से सहमत थी। नेहा ने पायल को आराम करने के लिए एक कमरे में सुलाकर कमरे के बाहर तीनों लोग इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगे। अब सबको पापा के आने का इंतजार करना था। नेहा ने सबको सोने के लिए कहा। विकास बोला, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। नेहा और आनंद के वहां से जाने के बाद विकास पायल के लिए बहुत चिंतित था। कहीं ना कहीं उसे भी डर था कि पापा मना न कर दें। परेशान होकर वह भी एक बार पायल को देखकर अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात में पायल के कान में जानी पहचानी सी आवाज आई, पायल बिटिया, पायल बिटिया। पायल की आंख खुली। उसने देखा सामने बाबूजी और मां खड़े थे। पायल दुख और आश्चर्य से बोली, बाबूजी, मां, आप लोग आ गए? आप लोग हमें छोड़कर कहां चले गए? आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है? आप लोग अपने साथ हमें क्यों नहीं ले गए? यहां हमारा कोई नहीं है। हमें किसके सहारे छोड़ गए हो? हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। बाबूजी बोले, बिटिया, तू हमारी बहादुर बिटिया है। भगवान को पता है तू कितनी बहादुर है, इसीलिए तुम्हारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। पर बिटिया, तू कभी हार मत मानना। मुश्किलों से भागना नहीं, सामना करना। अपने साथ साथ तुम्हारे जैसी जो और भी महिलाएं हैं, उनका साहस बनकर रहना। कभी हार मत मानना। मां मुस्कुराकर बोली, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मजबूत बनकर रहना, मजबूर नहीं। बिटिया, मजबूत बनना। इतना बोलकर वे दोनों ओझल हो गए। पायल चिल्लाती रही, बाबूजी, मां। तभी उसे किसी ने जोर से हिलाया। पायल की आंखें खुली तो सामने नेहा और विकास खड़े थे। पायल पसीने में भीगी हुई इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि उसने सपना देखा था। विकास ने पूछा, क्या हुआ? पायल बोली, कुछ नहीं, सपना देख रही थी। माफ करिएगा, हमारी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। नेहा बोली, कैसी बात करती हो पायल, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। थोड़ी देर में नेहा भाभी की बेटी रोने लगी। नेहा बोली, उठ गई मेरी डॉल, हम देखकर आते हैं। विकास, तुम पायल को पानी दे दो और थोड़ी देर बात कर लो, पायल को अच्छा लगेगा। नेहा के जाने के बाद विकास पायल को पानी देकर पास बैठ गया। पायल पानी की एक घूंट पीकर ग्लास हाथ में लेकर बैठी रही। कमरे में शांति छाई थी। पायल अचानक बोली, मुझे लड़ना है उनके खिलाफ। मैं ऐसे डर डर कर नहीं रह सकती, नहीं तो वे लोग ऐसी आश्रम की महिलाओं पर अत्याचार करते रहेंगे। मुझे नहीं पता यह सब कैसे होगा, पर मैं इनके खिलाफ लड़ना चाहती हूं। विकास खुश होकर बोला, हां पायल, हम लड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल शाम को पापा आएंगे, तब उनसे बात करके हम आश्रम पर केस फाइल करेंगे। अभी तुम आराम करो। पायल बोली, नहीं, अभी तो मैं जागी हूं, अब तो इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह नाश्ता करने के बाद विकास पायल को नेहा के द्वारा बनाई गई संस्था पर लेकर गया। वहां पायल को रहने के लिए कमरा दिया गया। विकास बोला, आज शाम पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करने के बाद तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या और कैसे करना है। पायल को वहां छोड़कर विकास चला गया।
पायल संस्था में घूमने लगी। उसने देखा कुछ महिलाएं सिलाई और कुछ कढ़ाई कर रही थी। पायल ने अपने गांव में बहुत सिलाई कढ़ाई की थी। पायल ने उन महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बताया, हमें ऑर्डर मिलता है जिसे हम सब मिलकर पूरा करते हैं, जिससे हमें हर महीने वेतन मिलता है। यह सुनकर पायल ने भी वहां काम करने की इच्छा जताई तो प्रबंधिका ने नेहा से बात की और फिर पायल से कहा। उन्होंने बोला है कि आप उनकी बहुत खास हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं। पायल खुश होकर बोली, नेहा भाभी कितनी अच्छी हैं। प्रबंधिका ने बताया कि संस्था के साथ साथ अनाथ आश्रम और स्कूल कॉलेज भी चलते हैं। यह सुनकर पायल के अंदर उम्मीद की किरण जाग गई। उसने आगे पढ़ाई पूरी करने और पढ़ाई के खर्च के लिए संस्था में काम करने का विचार बनाया। शाम को विकास के मम्मी पापा आए। रात का खाना खाने के बाद मम्मी पापा नेहा की बेटी, जिसे सब प्यार से पारो बुलाते थे, उसके साथ खेल रहे थे। तब आनंद भैया की तरफ से विकास ने बात शुरू करने का इशारा किया। भैया ने पापा से कहा, पापा कुछ बात करनी है। आपके जो दोस्त हैं राम लखन जी, जिनके आश्रम भी चलते हैं। पापा बोले, हां हां, उनके बारे में क्या बात है। तब नेहा ने कहा, पापा आपने हमेशा औरतों के सम्मान की बात की है, आज भी बात एक औरत के सम्मान की है। यह सुनकर मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ नेहा, क्या बात है। तब आनंद ने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर पापा बोले, केस तो करना ही चाहिए, पर बेटा केस बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई आश्रम के साथ साथ राम लखन नेता के खिलाफ भी है। हमारे पक्ष में मजबूती के लिए बहुत ठोस सबूत होना चाहिए। अगर आश्रम की आधी महिलाएं एकजुट होकर इनके खिलाफ बयान दे दें तो बात बन सकती है। बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूं। भैया बोले, केस तो लड़ेंगे, लेकिन अभी सारी तैयारी करनी होगी। अगले दिन विकास और नेहा दोनों संस्था गए। पायल से मिलने पर उन्हें पता चला कि पायल आगे पढ़ना चाहती है। नेहा बहुत खुश हुई और पायल के दाखिले की बात की। पायल केस के विषय में जानने को उत्सुक थी। विकास ने सारी बात समझाई। हमें बहुत से सबूत चाहिए। पायल उदास हो गई। नेहा ने पायल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह समय उदास होने का नहीं है, हिम्मत रखो, अब लड़ना है। विकास बोला, पायल तुम्हें और भी महिलाओं को आगे लाना होगा। आश्रम में चल रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। पायल ने आश्रम में फोन कर अपनी पहचान छुपाते हुए गीता से बात कर मंदिर में मिलने बुलाया। गीता मिलने आई। पायल और विकास ने उसे सब बताया और मदद मांगी, पर गीता डर गई और बोली, आश्रम वाले बहुत खतरनाक हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई तो मार देंगे। हमारा कोई नहीं है, हम कहां जाएंगे। हमें इस आश्रम में ही रहना है। हर शनिवार रविवार हमें होटल भी भेजा जाता है। यह सब सालों से चलता आ रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। तुम मुझे माफ करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सबके समझाने पर भी वो नहीं मानी और वहां से चली गई। पायल थोड़ी देर शांत रहकर बोली, अब एक रास्ता है, मुझे आश्रम में जाना होगा। बस होटल शनिवार और रविवार जाएगी, इससे पहले मैं वहां कुछ ना कुछ सबूत ले आऊंगी। विकास ने सुनते ही उसे मना कर दिया, नहीं पायल, यह बहुत खतरनाक होगा। नेहा बोली, पर हमारे पास यही रास्ता है। विकास बहुत मुश्किल से माना इस बात के लिए। नेहा बोली, विकास तुम पायल को एक बड़ा मोबाइल और माइक्रो कैमरा दे दो। पायल को वह भी सभी दस्तावेजों के बारे में बता दो जिसकी हमें जरूरत है, और कैमरा कैसे चलेगा यह सब अच्छे से समझा दो। विकास ने सारी बात पायल को अच्छे से समझा दी। मोबाइल और कैमरा सेट करना और सब कुछ पायल जल्दी ही समझ गई। ना चाहते हुए भी पायल को वहां जाना पड़ा। पायल जब वहां जा रही थी तो विकास को लग रहा था कि जैसे कोई उसकी जान ही ले जा रहा है। पायल आश्रम पहुंची और वार्डन मैडम के पास जाकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे पता चल गई है मेरी गलती, मेरा कोई नहीं है। यहां से भागकर मैं भैया भाभी के पास गई, उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए और वापस अपनी शरण में ले लीजिए। पायल को रोते देखकर वार्डन बोली, तुम जैसी बहुत औरतें यहां से और भी भागी हैं। हमें उन्हें पकड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही वापस आ जाती हैं। चलो अच्छा है, तुम समझ गई।
सब लोगों को ऐसे ही जीना है। इस बात को जितना जल्दी समझ सको समझ लो। पायल अपने कमरे में गई और गीता यह देखकर चौंक गई। तब पायल बोली, मैंने भी सोचा क्या लड़ाई लड़ें, हमारी जिंदगी तो वैसे भी बेरंग है, इस नरक में जीना ही है तो यही सही। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया है। आधी रात को पायल सबसे बचकर वहां के कार्यालय में उस कमरे में पहुंची जहां सारे दस्तावेज थे। वहां पर ताला लगा था। पायल यह देखकर वापस कमरे की ओर आई। जैसे ही मुड़ी, सामने गीता खड़ी थी। पायल उसे देखकर बुरी तरह डर गई। गीता बोली, मुझे शक था तुम वापस सबूत लेने आई हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पायल को थोड़ा सा भरोसा मिला। गीता ने बोला, इसकी चाबी वार्डन के पास रहती है, जैसा बोलती हूं तुम वैसा करती जाओ बस। पायल ने हामी भर दी। पायल और गीता दोनों कमरे में वापस गईं। तब गीता बोली, तुम यहीं रुको, मैं चाबी लेकर आती हूं। गीता वार्डन मैडम के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और वार्डन नींद में बोली, क्या हुआ इतनी रात को, कहां आफत आ गई? गीता बोली, मैडम पायल की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत उल्टियां हो रही हैं, कोई दवा हो तो दे दीजिए। वार्डन मुंह बनाते हुए बोली, फर्स्ट एड बॉक्स तो ऑफिस में है, अब कौन जाए ऑफिस में? ये लो चाबियां, और दवा लेने के बाद चाबियां यहीं रख देना। गीता चाबियों का गुच्छा लेके तेजी से पायल के पास गई। पायल ने चाबियां लेकर खुशी से पूछा, कैसे मिली? गीता ने सारी बात कह सुनाई। दोनों कार्यालय में पहुंची। पायल को अंदर भेजकर गीता दरवाजे पर पहरा देने लगी। जैसा बताया, पायल ने वैसे ही फाइलों की फोटो ले ली और कुछ फाइल साथ में ले ली। पायल जल्दी से बाहर आ गई। गीता ने जल्दी से ताला लगा दिया और चाबी मैडम के पास रख दी। डर के मारे दोनों को पसीना आ रहा था। पायल ने बताया, अब यह फाइल विकास के पास पहुंचानी है। अगले दिन गीता पायल को लेकर वार्डन मैडम के पास पहुंची और बोली, मैडम पायल को दवाई से भी आराम नहीं हो रहा है, उसको लेकर डॉक्टर के पास जा सकती हूं? वार्डन मैडम बोली, हां जाओ, पर जल्दी आना। ठीक है बोलकर गीता और पायल नेहा के संस्था पहुंची। विकास पहले से मौजूद था। उन्होंने फाइल और पेपर विकास को दे दिए। विकास ने खुशी से बोला, वेल डन पायल। कुछ देर बात करने के बाद पायल और गीता आश्रम के लिए निकल पड़ी। पीछे से विकास ने आवाज लगाई, पायल। पायल ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने बोला, अपना ध्यान रखना। पायल मुस्कुराते हुए बोली, हां, और गर्दन हिला दी। रास्ते में गीता बार बार पायल के चेहरे को देख रही थी। पायल ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? गीता थोड़ा मुस्कुराकर बोली, विकास बाबू की आंखें देखी। पायल आश्चर्य से बोली, मतलब? गीता बोली, वो तुम्हें चाहते हैं? इतना सुनकर पायल चौंक गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमें गांव से जानते हैं, वो तो वकील होने के नाते हमारी मदद कर रहे हैं। गीता बोली, देखा नहीं कैसे उन्होंने अपना ध्यान रखने को बोला? पायल ने गीता का मुंह बंद करते हुए बोला, बस अब और कुछ नहीं बोलो। गीता मुस्कुरा रही थी। दोनों आश्रम पहुंची। वार्डन मैडम ने गीता से कहा, पायल को ऑफिस में भेजो, थोड़ी बात करनी है। पायल ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि दो लड़के जो बस से औरतों को लेकर जाते थे, वार्डन मैडम के ऑफिस में बैठे हुए थे। पायल ने अपना माइक्रोफोन ऑन कर लिया था और ऑफिस में गई। तब वार्डन मैडम ने बोला, तो पायल, इस बार तुम्हें बस से जाना है? पिछली बार बहुत नुकसान कर दिया तुमने, सेठ जी बहुत गुस्सा हैं। पायल बोली, हां मैडम, मैं चलूंगी, और कहां जा सकती हूं, पर सेठ जी कौन हैं जिन्हें मैंने नाराज कर दिया? वह बोली, तुम सेठ जी को नहीं जानती? सेठ राम लखन जी, वही तो इन सब के कर्ता धर्ता हैं। सिर्फ इसी शहर में नहीं, जहां जहां उनके आश्रम हैं, सब जगह यह होता है। पायल के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था, जो सीधे विकास अपने लैपटॉप में देखकर रिकॉर्ड कर रहा था। पायल ने बहुत मेहनत और कठिनाई से बहुत से सबूत जुटा लिए थे। आधी रात को बस की आवाज से पायल की आंख खुली। पायल ने झट से कैमरा ऑन करके बस के पास छुप गई। उसने देखा कि बस से किसी सफेद कपड़े में लिपटी लाश निकालकर बगीचे की ओर ले जा रहे थे।
पायल उनका पीछा करने लगी। बगीचे में पहुंचकर उसने देखा उसे वहीं दफनाया जा रहा है। पायल के हाथ पांव फूल गए। उसे बहुत डर लग रहा था। वहां से बचकर वह सीधे कमरे में जाकर लेट गई। गीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। गीता को देखकर वह उससे लिपटकर रोने लगी। गीता ने पूछा, बताओ तो कहां गई थी, क्या हुआ? पायल ने सारी बात बताई। गीता बोली, हां, यहां अगर कोई ज्यादा उम्र का हो जाए या गर्भ ठहर जाए तो मारकर उसे बगीचे में गाड़ देते हैं। पायल बोली, कुछ भी हो जाए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, सबको इंसाफ दिलाऊंगी। गीता बोली, कल तो शनिवार है, तुम सुबह यहां से चली जाना। पायल बोली, नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी, रंगे हाथ पकड़वाना है इन्हें। पहले ही विकास को बता दूंगी। वह पुलिस को लेकर होटल आएंगे, साथ ही उन लोगों को भी पकड़ेंगे जो इन सबको बढ़ावा देते हैं। अगले दिन पायल ने ऐसा ही किया। अपने फोन का जीपीएस चालू कर दिया और फोन अपने आंचल में छुपाकर बस में बैठ गई। पायल और गीता बहुत घबरा रही थी। इस बार वे किसी दूसरे होटल पहुंची। सबको एक एक करके कमरे में भेजा जा रहा था। पायल बेसब्री से विकास का इंतजार कर रही थी। पायल को एक कमरे में भेजा गया। पायल का डर बढ़ता जा रहा था। कमरे में पायल पहुंची तो वहां एक आदमी शराब लेकर बैठा पी रहा था। पायल को देखकर बोला, सुंदर, अति सुंदर, और पायल की ओर बढ़ा। स्थिति संभालते हुए पायल बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे हाथों से भी तो जाम पी लें। यह सुनकर आदमी के चेहरे पर खुशी छा गई। पायल के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वह सोच रही थी, अभी तक विकास क्यों नहीं आया। थोड़ी देर में शराब खत्म हो गई। वह पायल की ओर बढ़ा। पायल बहुत ज्यादा घबरा गई और कमरे में बचने के लिए भागने लगी। उस आदमी ने पायल का हाथ जोर से पकड़ा। पायल रोने लगी। इतने में तेजी से दरवाजा खोला। सामने पुलिस और विकास खड़ा था। पुलिस को देखकर आदमी भागने की कोशिश करने लगा। विकास पायल के पास पहुंचा तो पायल विकास से लिपट कर रोने लगी। घबराहट में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कब विकास से लिपट गई। विकास ने उसे चुप कराया। तब पायल झटके से विकास से अलग हुई। विकास ने बोला, माफ करना, थोड़ी देर हो गई मुझे पायल। पायल को लेकर वह कमरे में पहुंचा जहां पायल विकास के मम्मी पापा से पहली बार मिली। पायल ने दोनों लोगों के पैर छुए। मम्मी ने गले लगाते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी मां जैसी हूं बेटा। नेहा ने जल्दी से पायल के लिए पानी मंगवाया। पानी पीकर पायल सबको सब बात बताने लगी। यह सब सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि सब जगह चल रहा है जहां जहां इनके आश्रम है, और हर जगह जवान विधवा को ही आश्रम में रखते हैं, नहीं तो मार के बगीचे में दफना देते हैं। विकास बोला, हां मामला मैंने नकुल को, जो पुलिस में है, उसको बताया है। वह कल ही वहां खुदाई कराएंगे। विकास के पिता पायल से बोले, बेटा तुम बहुत दूर हो, तुम सबको जरूर इंसाफ मिलेगा। अगले दिन पूरे शहर में हंगामा मच गया। पापा के पास राम लखन का फोन आया। देखो, अभी तुमने हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। ऐसे ही पायल को भी बहुत धमकियां मिली, पर पायल ने साहस नहीं छोड़ा। पहली संवत में पायल का पक्ष मजबूत रहा। बगीचे की खुदाई से बहुत से नर कंकाल निकले। आश्रम के पेपर के अनुसार बहुत ही महिलाओं ने आश्चर्य लिया था, पर अब उनमें से कुछ का कुछ भी पता नहीं था। वह कहां गायब हो गई। बस अब एक ही परेशानी थी। गीता के अतिरिक्त कोई भी महिला राम लखन के खिलाफ नहीं बोली। पायल ने बहुत समझाया पर कोई औरत नहीं मानी। पायल उन्हें समझा रही थी गवाही देने को। यही मौका है खुद को और बाकी महिलाओं को इस दलदल से निकलने का। वो महिलाएं बोली, हमारी किस्मत में यही लिखा है। पायल गुस्से में बोली, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद के लिए तैयार हो। औरतें मजबूर नहीं होती, उनकी सोच उन्हें मजबूर बनाती है। किस बात का डर है तुम्हें? उनके खिलाफ बोलो या ना बोलो, एक उम्र के बाद वैसे भी तुम्हें मार ही देंगे। अब निर्णय सब आपके हाथ में। पायल वहां से चली गई। अगली सुनवाई में पायल का पक्ष कमजोर पड़ रहा था। तभी आश्रम की महिलाएं एकजुट होकर आईं और राम लखन के खिलाफ गवाही दी। पायल यह सब देखकर बहुत खुश थी,
शहर में नारी सम्मान और नारी शक्ति जैसी कई संस्थाओं की महिलाओं ने आश्रम की महिलाओं के संग राम लखन के खिलाफ रैली निकली। यह सब देखकर दूसरे शहर में राम लखन द्वारा चलाए जा रहे आश्रम की महिलाएं सामने आईं और गवाही दी। इस सब से राम लखन की काली कमाई और काला धन के बारे में पता चला, जिसमें और भी शहरों के लोग शामिल थे। पायल के पास फोन आया। वह फोन वार्डन मैडम का था। वह माफी मांग रही थी। पायल बोली, अगर आप एक पुरुष होती तो माफ कर भी सकती थी। पायल के पक्ष में फैसला हुआ। राम लखन को उम्र कैद हुई। उसके सभी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। सभी महिलाओं ने उत्सव के रूप में इसे मनाया। सभी महिलाओं को सरकारी आश्रम भेज दिया गया। उन्हें स्वभावी बनाने की शिक्षा दी गई। अब वो भी समूह में कार्य कर आत्मनिर्भर और सम्मान का जीवन जीती है। पायल उन सबसे मिलने आती जाती रहती है। गीता पायल को देखकर बोली, भगवान का पता नहीं किस रूप में आकर मदद कर जाए। करीब 1 महीने बाद पता चला राम लखन ने बदनामी से परेशान होकर जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पायल नेहा भाभी के संस्था में रहकर काम कर रही है और अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी है। पायल ने महिला अध्यक्ष बनकर महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए बहुत काम किए, जिसे सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। लेकिन पायल ने वही अपना सदा और साधारण जीवन रखा, संस्था में रहना और काम करना। नेहा ने कई बार विकास से पायल से शादी के लिए पूछने को बोला, पर विकास की हिम्मत नहीं होती थी। नेहा ने पारो के जन्मदिन पर पायल को घर बुलाया। पायल घर पहुंचकर नेहा की मदद करने लगी। नेहा ने पायल से विकास को बुलाने के लिए भेजा। पायल विकास के कमरे में पहली बार गई। उसने देखा वहां बहुत सी पेंटिंग रखी थीं। पायल सबको देखने लगी। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो कपड़े से ढकी हुई थी। उसने वो कपड़ा हटाया तो चौंक गई। वो तस्वीर पायल की थी जब वह गांव में भजन गाने के लिए सर पे दुपट्टा रख के बैठी थी। तभी विकास के आने की आहट हुई। पायल ने उसे कपड़े से ढक दूसरी पेंटिंग देखने लगी। विकास के कमरे में आते ही पायल बोली, वो नेहा भाभी ने आपको नीचे बुलाया है। विकास बोला, हां मैं अभी आता हूं। तकी के नीचे कार की चाबी है, जरा भैया को दे देना। इतना बोल के विकास अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने चला गया। पायल ने जैसे ही तकिया हटाया तो देखा चाबी के साथ एक पायल भी रखी थी। पायल उसे हाथ में लेकर देखने लगी। विकास यह देखकर चौंक गया। पायल? वो पायल दिखाते हुए बोली, ये पायल अब तक आपके पास है, वह भी तकिए के नीचे। विकास हड़बड़ा गया। पायल ने फिर वह पेंटिंग भी दिखाई। विकास कुछ बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विकास बोला, हां पायल, जब से तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुम्हें चाहने लगा था। तुम्हें देखने के बाद मैं एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूल सका और ना ही किसी और को कभी चाहा। पायल मुंह नीचे करके सब सुन रही थी। तभी नेहा भाभी मम्मी के साथ कमरे में आ गई और हाथ में कुछ सामान भी था। विकास और पायल को देखकर वे कुछ हद तक समझ गई थी। आखिर इतनों दिनों में विकास ने अपने दिल की बात कह ही दी। पायल उन दोनों को देखकर हड़बड़ा गई, बोली, भाभी मैं बस आ ही रही थी। मम्मी बोली, हां हां आ जाना, पहले तैयार हो जाओ। पायल बोली, मैं तो तैयार हूं, सफेद साड़ी ही तो पहनी होती है हमें। नेहा और मां मुस्कुराते हुए बोली, सामान खोल के देख लो। पायल ने सामान खोला जिसमें लाल साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान था। वो आश्चर्य से दोनों की तरफ देख रही थी। मां पायल के सिर पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो यह सब सामान पहन लो। आज ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। पायल आंखों में आंसू लिए बोली, आप लोगों के वैसे ही मुझ पर बहुत एहसान है और वैसे भी हम विधवाओं को लोग अपशगुन बोलते हैं। मां बोली, इतनी महिलाओं को इंसाफ दिलाया है तुमने तो तुम तो उनके लिए भगवान का रूप हो, अपशगुन नहीं। पायल मम्मी के गले लगकर रोने लगी। नेहा भाभी बोली, तो चलो देवरानी जी, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आपका बेरंग सिंधोरा अब रंगों से सजने वाला है। मां विकास से बोली, जल्दी तैयार हो जाना और नीचे आ जाना। पायल को बहुत सुंदर से सजाया गया। जब नीचे हॉल में पहुंची तो चुन्नू मुन्नू दोनों बुआ बोलते हुए पायल से चिपट गए।
सुरेश भैया और भाभी भी सामने खड़ी थीं। नेहा ने बताया कि पापा जी ने पहले ही इनसे बात कर ली थी और इन्हें यहां बुला लिया था। पायल ने सगाई होने के बाद लोगों के मन से सगुन और अपशगुन का भ्रम मिटाने के लिए सभी विधवाओं को अपनी शादी में बुलाया। पायल की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पायल की मांग खूबसूरत सिंधोरा से फिर भरी गई। शादी के बाद पायल ने खुद के रुपए से अपने गांव का घर वापस खरीदकर मां और बाबूजी की फोटो लगाई और जब भी समय मिलता है अपने मायके समझकर वहां चली जाती थी और मां बाबूजी को महसूस करती थी। पायल ने विधवा महिलाएं जो चाहती थीं कि उनकी शादी कराई जाए उन महिलाओं से बोला, परिवार सीमित रखना, अनाथ आश्रम से एक एक बच्चे गोद जरूर लेना। पायल ने महिलाओं के ऊपर बहुत से लेख लिखे। प्यारे साथियों, कभी आपने सोचा है कि विधवा आश्रम तो होते हैं लेकिन कभी भी विदुर आश्रम नहीं होते। ऐसा नहीं है समाज में विदुर नहीं होते या कम होते हैं, पर विदुर के लिए समाज में इतने नियम नहीं होते हैं। वे दूसरी शादी कर सकते हैं, उन्हें सफेद रंग नहीं पहनना होता, ना कोई उन्हें अपशगुनी मानता है क्योंकि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। उनके ऊपर विधवा जैसे कई नियम लागू नहीं होते। महिलाओं को इतना शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना चाहिए वे किसी भी परिस्थिति में खुद को स्वयं संभल सके। किसी को इतना हक ना दें यूं आके आपकी मजबूरी का फायदा उठा सके। इस पूरी घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। पायल ने अपने जीवन में अपमान, भय, तिरस्कार और दुख की अनगिनत चोटें सही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके इस साहस ने न केवल उसे न्याय दिलाया बल्कि कई और महिलाओं की जिंदगी बदल दी। राम लखन जैसा अत्याचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच और इंसाफ के आगे हमेशा हारता है। आश्रम की वह महिलाएं जो वर्षों से डर के साए में जी रही थीं, जब एकजुट होकर खड़ी हुईं, तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि नारी अगर चाहे तो हर बंधन तोड़ सकती है। पायल ने समाज को यह भी सिखाया कि विधवा होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह सोच अभिशाप है जो समाज ने सदियों से ढो रखी है। उसने साबित कर दिया कि किसी भी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्म, चरित्र और साहस से होती है। पायल की कहानी हमें यह भी समझाती है कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही स्त्री की सबसे बड़ी ढाल है। किसी को भी इतना अधिकार न दें कि वह आपकी मजबूरी का फायदा उठा सके। समाज की कुरीतियां केवल तभी टूटती हैं जब कोई एक व्यक्ति पहला कदम उठाने की हिम्मत करता है। विधवा, त्यागी या अकेली महिला, ये शब्द किसी का भविष्य तय नहीं करते, बल्कि उसके सपने, उसकी नीयत और उसकी मेहनत तय करती है कि वह कहां पहुंचेगी। अंततः कहानी यह संदेश देती है कि अन्याय के विरोध में उठी एक आवाज हजार जिंदगियां बदल सकती है और सच्चाई व साहस हमेशा जीतती ही है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।